हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम जिस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, जिस सब्जेक्ट की आपकी मैराथन है, वो है आपका सॉफ्ट कंप्यूटिंग, है ना। तो सॉफ्ट कंप्यूटिंग पढ़ने वाले हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। पूरा का पूरा टॉपिक है जिसके अंदर मेन जो 3 चीज़ें आती हैं। पहला है आपका न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। फिर आपका फजी लॉजिक, ठीक है। और थर्ड है आपका जेनेटिक एल्गोरिथम। तीनों को ही डिटेल में देखेंगे। और उससे पहले हम समझने वाले हैं कि कंप्यूटिंग क्या होता है, सॉफ्ट कंप्यूटिंग क्या होता है, हार्ड कंप्यूटिंग क्या होता है, ताकि जो आपका बेस है वो एक तरीके से आपको समझ में आ सके कि क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, क्यों हम न्यूरल नेटवर्क को पढ़ेंगे, क्यों हम फजी लॉजिक को पढ़ेंगे, क्यों जेनेटिक एल्गोरिथम को पढ़ेंगे, जिसमें हम ऑलरेडी जो है सॉर्टिंग, बाइनरी सर्च, नंबर सिस्टम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। लेकिन अब ये नई टेक्निक क्या है, ये इनसे क्या हमें मिल रहा है, क्या चीज़ें मिलेंगी, तो सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्टिंग टू लास्ट अच्छे से देखना, ताकि नया सब्जेक्ट है हर बच्चे के लिए, ताकि आप सभी को जो है अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, नए हैं तो भाई बिल्कुल कीजिए, और पुराने भी हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बाकी बच्चे भी जो है चैनल के साथ जुड़ सके। और सेकंड थिंग, भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है अपडेट मिलती रहती है सभी चीज़ों की। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सॉफ्ट कंप्यूटिंग। तो भाई अच्छे से समझना, सबसे पहले देखो कंप्यूटिंग क्या है और सॉफ्ट कंप्यूटिंग क्या है, ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ लो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हार्ड कंप्यूटिंग की, है ना। देखो ये देखो, ये है आपका मेन। एक होती है आपकी इजी वाली कंप्यूटिंग, यानी कि हार्ड क्या है आपका, इजी है। मतलब एक तरीके से आपको फिक्स पता है कि या तो भाई होगा या फिर नहीं होगा। मतलब आपके सामने ऑप्शंस हैं, भाई आपके सामने क्लियर कट ऑप्शन है। जैसे मैंने कहा भाई, आपने मुझसे बोला कि भाई आप ये जो है खीर खा के बताओ, और बताओ कि मीठी है या फिर कैसी है, मतलब मैंने इसमें चीनी डाली या नहीं डाली, है ना। या तो जब मैं खीर खाऊंगी तो मैं बताऊंगी हाँ तुमने मतलब जो चीनी है वो डाली है, या फिर मैं कहूंगी कि नहीं डाली, यानी कि या तो मेरा आंसर यस होगा या फिर नो होगा। ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। मैं बोलूँगी हाँ डाली है, ठीक है, या फिर मैं कहूँगी नहीं डाली, ठीक है। या फिर जो है आप मेरे सामने 4-5 स्वीट्स दे दें, 4-5 जो है चीज़ें दे दें, फूड आइटम, और मुझे कहें कि भाई इनमें से बताओ कि मीठा है या फिर खट्टा है ना। तो भाई आपने सबसे पहले मुझे दे दिया सपोज खाने के लिए रोटी सब्जी दे दी, या फिर दाल चावल दे दिए। मैंने उनको खाया, मैंने बोला नो ये मीठा नहीं है, ठीक है। फिर आपने मुझे दे दिया कि कोई भी स्वीट्स दे दी, लाइक गुलाब जामुन, है ना, माई फेवरेट। तो गुलाब जामुन दे दिया, तो मैंने खा के बोला कि हाँ ये मीठा है, ठीक है। तो भाई आपके मुंह से या तो यस निकला या नो निकला। तो मतलब या तो आपने एक्यूरेट रिजल्ट बताया या आपने बिल्कुल 0% बताया, या तो आपने 100% बताया या आपने 0% बताया। तो ये होता है आपका हार्ड कंप्यूटिंग, जहाँ पे जो आपका रिजल्ट है वो प्रिसाइज है, मतलब वहां पर फिक्स है कि भाई या तो यस होगा या नो होगा, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, या फिर 100% होगा या फिर 0% होगा। इसके अलावा इनके बीच में कुछ भी नहीं होने वाला। समझ में आया भाई? या तो आपको हाँ में आंसर मिलेगा या ना में मिलेगा, या फिर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, या फिर 100% होगा या फिर 0% होगा। इससे एक्स्ट्रा जो है आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला। क्लियर है? क्लियर है भाई? कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो साथ के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, ये आपको हार्ड कंप्यूटिंग इतना समझ में आ गया, हार्ड कंप्यूटिंग इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, अब जो आपका सॉफ्ट कंप्यूटिंग है, सॉफ्ट कंप्यूटिंग में जो आपका रिजल्ट है वो आपका क्या होगा, रिजल्ट आपका क्या होगा भाई? यहाँ पे जो रिजल्ट है ये आपका इम्प्रिसाइज है, यानी कि इम्प्रिसाइज मतलब आपने बोला कि हाँ ठीक है, आपने बोला अरे यार सो है, होता है ना भाई। सपोज आप जो है नॉर्मल 10th-12th के बच्चों, या फिर कॉलेज में भी हो, सपोज आप कॉलेज में हो, ठीक है, आपकी किसी से नहीं बनती, आपको जो है आप उसको नहीं जानते, आप किसी ने आपसे बोला कि वो लड़का या लड़की अच्छी है या नहीं। भाई मैंने बोला कि वो जो लड़की है वो गुड है या नहीं, ठीक है। या तो उसके ऑप्शन हो सकते हैं कि वेरी,
वेरी ऑनेस्ट मतलब मैंने ईमानदार पूछा, या मैंने बोला कि बहुत अच्छी है, मैंने बोला वेरी गुड, है ना, या फिर मैंने बोला कि चलो गुड ही है, मैंने बोला नहीं यार एवरेज है, मैंने बोला बैड है। मतलब कितने सारे केसेस हो गए, मतलब वहाँ पे सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी, या तो 100% होगा या फिर 0% होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे वैल्यू जो थी या 1 और 0 के बीच में लाई कर रही थी, या तो है या फिर नहीं है। यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो 1 और 0 के जो बीच में डेटा आता है उनके बीच में भी लाई करती हैं। सपोज एग्जाम्पल ले लेते सेम स्वीट वाला, मैंने आपको खीर खिलाई और मैंने बोला कि मीठा कितना है। अगर ज़्यादा मीठा है तो बोलोगे यार बहुत ज़्यादा मीठा है, यानी कि एक्सट्रीम हो रखा है, यानी कि 100% है ना, या फिर बोलो यार मतलब ना ज़्यादा मीठा ना ज़्यादा फीका, अगर हम कहें तो 70% है ना, मतलब ना तो ज़्यादा मीठा है ना मीठा कम है, मतलब एक तरीके से कहें तो ठीक है। फिर एक मैंने आपने बोला यार बहुत ही कम चीनी है, यानी कि 30% के आसपास, मतलब इस तरीके से, मतलब एक अप्रॉक्सीमेट, मतलब बीच वाली जो वैल्यूज़ हैं वो आती हैं आपकी किस में भाई, वो आती हैं आपकी सॉफ्ट कंप्यूटिंग में, जहाँ पर आप अप्रॉक्सीमेट लगाते हो, अप्रोक्सीमेशन, जहां पर आपका अप्रोक्सीमेशन आ जाता है। यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है वो फाइनल आएगा ही आएगा, आपको फाइनल आउटपुट मिलेगी। यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेट लगाते हैं। अप्रोक्सीमेट लगाने से क्या होता है कि आपका लास्ट में जो आंसर है वो भी चेंज होने के जो है आसार हो जाते हैं, ठीक है, चेंज होने के आसार हो जाते हैं, ठीक है। अब समझ में आया। तो जो आपका सॉफ्ट कंप्यूटिंग होता है वहां पे हम एक तरीके से क्या कहते हैं, हम एस्टिमेशन लगा रहे हैं, हम एक तरीके से अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं, हमें रिजल्ट जो है हम जो है मतलब रिजल्ट आपको जो है मतलब कई सारी वैल्यूज मिलने वाली है, ठीक है। तो जो सॉफ्ट कंप्यूटिंग में जो हम टेक्निक पढ़ेंगे, जो सॉफ्ट कंप्यूटिंग में हम टेक्निक पढ़ने वाले हैं वो है, मतलब इसमें 3 बेसिक हम टेक्निक पढ़ते हैं, ठीक है, फिर हम डिफरेंस देखेंगे, एक बार यही देख लो। तो 3 बेसिक हम टेक्निक पढ़ते हैं। पहली है आपकी फजी लॉजिक, फर्स्ट है आपका फजी लॉजिक, डिटेल में करेंगे, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं वो भी पढ़ाऊंगी, बहुत अच्छे से समझ लेना, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। नेक्स्ट है आपका न्यूरल नेटवर्क, और थर्ड है आपका इवोल्यूशन, इवोल्यूशन बोल सकते हो, या फिर जेनेटिक एल्गोरिथम, या फिर जेनेटिक एल्गो, ठीक है। अब देखो फजी लॉजिक क्या होता है। फजी लॉजिक, सपोज आप जो है किसी डॉक्टर के पास चले गए, आप जो है किसी डॉक्टर के पास चले गए, और डॉक्टर के पास जाने के बाद आपने बोला कि मुझे ना मतलब बेचैनी सी हो रखी है, मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जैसे गले में भी खराश है, मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि भाई मतलब आलस सा, मेरी आंखें अच्छे से खुल नहीं रही, मतलब अपनी जो है वहाँ पर जो एक सिम्टम जो आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, जो भी है, आप डॉक्टर के पास गए, ठीक है, और आप फिर जो है डॉक्टर ने आपको जो है मतलब डॉक्टर ने क्या किया भाई, आपको जज करके कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उसको जज करके उसके अकॉर्डिंग दवाई दी। मतलब वो 100% आपको जज नहीं कर पाया, क्योंकि आपके सिम्टम्स कुछ वैसे थे, कुछ दूसरे वाले थे। तो उसने क्या किया कि भाई उसके आसपास की जो मिलती जुलती, मतलब 100% सिम्टम तो भाई बुखार है, 100% है भाई, ये है, मतलब अगर इतना अगर होता कि भाई बुखार ही है बस, तो आप बुखार की गोली ले लेते, आराम हो जाता, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें और हो रही हैं भाई, बुखार आ रहा है, जा रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है, गले में खराश हो रही है, जिसकी वजह से जो आपकी बॉडी पूरी दर्द कर रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर डॉक्टर ने भी हाँ आप बोला कि भाई आपको ऐसा भी लग रहा है, आपको वैसा भी लग रहा है, तो उसने कुछ जो है कुछ सटीक उससे जो है आपको दवाई दी, कुछ अपनी तरफ से जो है 30% उसने अपनी तरफ से दवाई दी, 70% जो है आपकी जो आपने प्रॉब्लम्स बताई उसकी तरफ से। तो मतलब एक तरीके से अप्रॉक्सीमेशन। कई बार क्या होता है हमें बहुत अच्छे से आराम हो जाता है, 1 खुराक 2 खुराक खाने से हमें आराम हो जाता है। कई बार क्या होता है कि हमें आराम ही नहीं होता, ठीक है, वो एक तरीके से क्या होता है प्रोडिक्शन ही होता है, मतलब एक तरीके से जजमेंट होती है, कोई फिक्स नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि 100% आराम ही मिलेगा या फिर 0% मिलेगा। समझ में आया। तो फजी लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा कि भाई सपोज जो है आप डॉक्टर के पास जाते हैं दवाइयाँ लेने, अपनी आपके जो प्रॉब्लम है उसको बता के, ठीक है, जिसका जो है कुछ डॉक्टर जो है इलाज अच्छे से समझ पाते हैं, कुछ जो है एक अप्रॉक्सीमेशन जो है दवाइयाँ दे देते हैं कि भाई आप ये खाओ 5 दिन के लिए, फिर देखते हैं, फिर दिखाना क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस तरीके से जो है आपको बताते हैं। तो वो है आपका फजी लॉजिक, ठीक है। डिटेल में करेंगे, बस मैं आपको एक ओवरव्यू समझ में आया एग्जाम्पल्स के थ्रू ना कि क्या क्या चीजें होती हैं, है ना, मतलब मेन ये है कि भाई आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो उसके बाद आता है आपका न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क होता है आपका, सपोज जो है ये देखो आपने कै को कितने तरीके से लिखा, ये आपका जो है ये जो है आपका क्या है न्यूरल नेटवर्क। आपने कै को कितनी तरीके से लिखा, सपोज मैं यहाँ पर कै की जगह ए ले लिया, ये आपका ए है, ये आपका ए है, इस तरीके से जो है आपने ए को लिखा।
और इस तरीके से बीच में आपने जो है इस तरीके से यहाँ पे आपका जो है सॉफ्ट कंप्यूटिंग, और लास्ट में जो आपको रिजल्ट मिला, लास्ट में आपको रिजल्ट मिला ए। तो मतलब यहाँ पे जो है इसने अपने इंटेलिजेंस से, अपने दिमाग से इसने जज कर लिया कि भाई ये तो ए है ना, ए की अलग अलग वैल्यूज है लेकिन इसको पता चल गया कि ए है, तो इसने लास्ट में इसको प्रिंट कर दिया ए। समझ में आया? तो ये है आपका इस तरीके से, ये आपका काम होता है न्यूरल नेटवर्क का, मतलब खुद का दिमाग लगाना, मतलब खुद जो है इसको पता है, थोड़ा सा इसने दिमाग यूज किया और आपका जो है हो गया, मतलब इसको पता था कि ए की वैल्यू, इसने फाइनल जो है आपको ए दे दिया। ठीक है, फिर आता है आपका इवोल्यूशन, दैट इज जेनेटिक एल्गोरिथम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर समझ गए तो बहुत ही अच्छी बात है। जेनेटिक एल्गोरिथम आपका क्या कहता है? जेनेटिक एल्गोरिथम आपका कहता है कि मैंने कहा कि भाई जैसे आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो, आप किसी स्कूल में टीचर हो, ठीक है, मैंने बोला यार अब की बार 10वीं में फर्स्ट कौन आएगा, फर्स्ट रैंक किसकी आएगी, ठीक है, वो हम किसकी बेस पे लगाएंगे। सपोज जो है आपने ही बोला, अब अपने कई टीचर्स बैठ के बात कर रहे हैं यार, बोल रहे हैं यार अब की बार 10th में कौन जो है मेरिट पे आ सकता है, कौन जो है बिल्कुल फर्स्ट पे आएगा, फर्स्ट पोजीशन पे, है ना, बिल्कुल जो टॉप कौन करने वाला है अपनी क्लास में, जो पहले नंबर पे आएगा। ठीक है, अब वो है, अब देखो अब मुझे उसका पता नहीं है, अब लास्ट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने जो है 9 ईयर्स का जो पीछे का रिकॉर्ड था उस क्लास का, उसके आधार पे बोला कि भाई हाँ सपोज जो है कुछ भी ले लो, सपोज मेरा ही नाम ले लो, ठीक है, ये जो है मतलब ये 9 ईयर्स का जो है रिकॉर्ड देखा और जो है ये आपका जो है टॉप करेगी या फर्स्ट आएगी। ठीक है, तो मतलब मैंने जो एक एस्टिमेशन बताया, मैंने एक तरीके से एस्टिमेशन लगाया पीछे वाला रिकॉर्ड देख के, जिससे क्या होगा ये वाली वैल्यू जो है फ्यूचर में चेंज भी हो सकती है जब फाइनल रिजल्ट आएगा। मे बी ऐसा हो कि भाई इसको भी बीट करके कोई आगे निकल जाए। समझ में आया? समझ में आया भाई कि भाई जो है सपोज जो है नीतू को बीट करके कोई जैसे कोई भी लगा लो कि राम आगे निकल गया। ठीक है, मतलब इस तरीके से, मतलब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम पे मतलब एक ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, फाइनल रिजल्ट नहीं, फाइनल रिजल्ट को भी लास्ट में आप रिव्यू करोगे। ठीक है, या फिर जो है मैचेस देखते हैं, मैचेस देखते हैं, अगर कोई गेम का दीवाना है वो बता सकता है, मैच देख रहे हो, ठीक है, आपने पहले ही प्रोडिक्शन लगा दिया, अरे यार आज तो इंडिया ही जीतेगी, है ना, तो मतलब इस तरीके से हम पहले ही प्रोडिक्शन, या फिर जो है आईपीएल होता है या फिर आपके जो है वर्ल्ड कप होता है, हम पहले कहते हैं यार अब की बार तो ये होना चाहिए, अब की बार तो वो टीम जीतनी चाहिए, है ना, लास्ट टाइम का रिकॉर्ड देख के। तो मतलब हम एक तरीके से प्रिडिक्शन दे रहे हैं, ठीक है, हम एक तरीके से प्रिडिक्शन दे रहे हैं, लेकिन वो कोई कंफर्म नहीं है कि वो चीज़ होगी। लास्ट में हम उसको रिवाइज भी कर सकते हैं, लास्ट में जो है आपको फाइनल रिजल्ट चेंज भी हो सकता है, आपको आउटपुट, मतलब एक तरीके से आप यहाँ पर कह सकते हो कि प्रिडिक्ट लगा रहे हो, फ्यूचर को देखते हुए प्रिडिक्शन लगा रहे हो। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप कुछ कंफर्म नहीं हो, आपका रिजल्ट 100% कंफर्म नहीं है। समझ में आ गया? तो ये तीनों है आपके फजी लॉजिक, न्यूरल नेटवर्क और आपका जो है जेनेटिक एल्गोरिथम। तो तीनों ही चीजें जो है हम सॉफ्ट कंप्यूटिंग में पढ़ने वाले। सॉफ्ट कंप्यूटिंग आपको समझ में आ गया होगा कि भाई एक तरीके से क्या होता है, ठीक है। तो अब हम एक बार डिफरेंस देख लेते हैं, फिर मैं एक बार फिर से आपको समझा दूंगी, ताकि आपको जो थोड़ा बहुत और डाउट रह गया तो आप समझ पाओ, क्योंकि नया सब्जेक्ट है, मैं खुद समझ सकती हूँ कि बिल्कुल नई चीजें पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखो सॉफ्ट कंप्यूटिंग क्या है, यहाँ से डिफरेंस है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें कम जो है समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे जो है आपका टाइम जो है वो कंप्यूटेशन टाइम जो है वो आपका लेस रहता है, और हार्ड कंप्यूटिंग में थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या लगाने भी एक तरीके से हम प्रॉपर हमें आइडिया नहीं मिल रहा है, वहाँ पे हम फिक्स लगा रहे हैं 100% या 0%। ठीक है, समझ में आया? ये जो है आपका डिपेंड करता है अप्रॉक्सीमेशन पे, ये अप्रॉक्सीमेशन पे, ये आपको फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये चीज़ आपको याद रखनी। ये जो है अप्रॉक्सीमेशन और डिस्पोजिशनल पे डिपेंड करता है, और ये जो है आपका मेनली बेस्ड ऑन बाइनरी लॉजिक दैट इज ट्रू या फॉल्स दैट इज 0 या 1। ठीक है, या फिर न्यूमेरिकल सिस्टम पे बेस होता है, या तो 100% या 0%। ठीक है, इसमें जो है कोई क्वेश्चन आ जाए सॉफ्ट कंप्यूटिंग में आप क्या यूज करते हो, तो सॉफ्ट कंप्यूटिंग में पैरेलल कंप्यूटेशन यूज किया जाता है। बहुत ही अच्छे से समझ लो, सुन लो कि सॉफ्ट कंप्यूटिंग में पैरेलल कंप्यूटेशन को यूज करते हैं, और हार्ड कंप्यूटिंग में सीक्वेंशियल कंप्यूटेशन को यूज किया जाता है। रिजल्ट और आउटपुट की अगर मैं इसकी बात करूं, तो इसका जो रिजल्ट है वो अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट है। इसका जो रिजल्ट है ऑब्वियसली भाई कोई फाइनल रिजल्ट थोड़ी मिल रहा है, हम जो है फाइनल थोड़ी बता रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि भाई इंडिया ही जीतेगी, वो फाइनल थोड़ी ना है। सपोज जो है लास्ट टाइम पे जो है कुछ चीजें हो जाए, कुछ अलग आपको ही मिले, है ना, तो ये आपका अप्रॉक्सीमेशन रिजल्ट है, और यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट बताया जाता है। लास्ट में इस वाले रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होता।
ठीक है भाई, आपकी चाय गर्म है तो गर्म ही है, मतलब आपको ठंडा नहीं बोल सकते, ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेट रिजल्ट ही है। अब देखो यहाँ पे इसके जो एग्जांपल है वो न्यूरल नेटवर्क हो गया, आपका जो है फजी लॉजिक हो गया, आपका जो है जेनेटिक एल्गोरिथम हो गया, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके सॉफ्ट कंप्यूटिंग के। और अगर हम इसकी बात करें तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो गई, आपका जो है बाइनरी वाली हो गई, ये सब आपका किस में आता है, हार्ड कंप्यूटिंग में आता है। आई होप आपको डिफरेंस से कुछ और ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी हुई होगी। अगर नहीं हुई है तो हम एक बार फिर से जो है सॉफ्ट कंप्यूटिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि एक बार और बनता है ना। तो सॉफ्ट कंप्यूटिंग क्या है, सॉफ्ट कंप्यूटिंग जो है वो रिवर्स है किसका, हार्ड कंप्यूटिंग का। बिल्कुल आप समझ गए हो भाई, ये लाइन आपको अब समझने में मजा आ गया होगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ से ये लाइन पढ़ी नहीं, क्योंकि भाई आपको समझ में, आपको पता भी तो होना चाहिए कि हार्ड कंप्यूटिंग क्या होता है, ठीक है। तो सॉफ्ट कंप्यूटिंग किसका रिवर्स है, आपका हार्ड कंप्यूटिंग का रिवर्स है। इट रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ कंप्यूटेशनल टेक्निक दैट आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये क्या रेफर करता है, ये ग्रुप ऑफ कंप्यूटेशनल टेक्निक को जो है करता है, जो किसके ऊपर बेस्ड होती है, एआई के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है। तो एआई हमें पढ़ना है, तो ये आपका सॉफ्ट कंप्यूटिंग जो है वो एक तरीके से किसके ऊपर बेस्ड है, एआई के ऊपर। एंड न्यूरल सिलेक्शन, और किसके ऊपर बेस्ड है, न्यूरल सिलेक्शन। इट प्रोवाइड कोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन, ये जो है आपको कोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड करता है टू कॉम्प्लेक्स, जो आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम होती है, जो आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है। मतलब क्या होता है कि मैंने एक बार रिवाइज किया, आपका रिजल्ट आपको कुछ मिला, आपने दूसरी बार रिवाइज किया, आपको रिजल्ट कुछ और ही मिल गया, है ना। मतलब बार बार जो है आप करते रहोगे, आपको रिजल्ट कुछ और ही मिलता रहेगा। तो ये आपका जो है, जो बड़ी बड़ी आपकी कॉम्प्लेक्स रियल लाइफ प्रॉब्लम है, वेरी हार्ड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, हार्ड वाले में जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब मैंने बोला यार ये लड़की बताना कैसी अच्छी है बुरी, आपने उसके मुंह में बोल दिया बहुत बुरी है, ऐसा थोड़ी होगा। आप बोलो यार ठीक है, मतलब ठीक है बस, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से। तो इसके बाद है जे द कोएन जो है इन टर्म ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग जो है कब आया था आपका, 1992 में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग इज टू प्रोवाइड प्रिसाइज अप्रोक्सीमेशन एंड क्विक सॉल्यूशन फॉर अ कॉम्प्लेक्स रियल प्रॉब्लम, ठीक है। ये क्या करता है, क्विक सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है, जो बड़ी बड़ी आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका जो है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो है वो एक तरीके से कॉम्प्लेक्स रियल लाइफ प्रॉब्लम जो है वो आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्लियर है भाई, क्लियर है, इतना क्लियर है। आई होप अब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी अगर डाउट है तो एक बार फिर से जो है वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा और देखिएगा। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सॉफ्ट कंप्यूटिंग क्या करता है कि भाई इसको जो है ये पता है कि ये क्या है, मतलब ये चाहे आप अलग टेढ़े मेढ़ी बनावट बना लो या कुछ भी बना लो, इसको पता है कि भाई क्या है तो ये क्या लिखेगा, ठीक है। इन सिंपल टर्म यू कैन अंडरस्टैंड सॉफ्ट कंप्यूटिंग एंड अमर्जिंग अप्रोच दैट गिव द अमेजिंग एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन माइंड। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सॉफ्ट कंप्यूटिंग जो है वो एक अमेजिंग है, मतलब एबिलिटी है जो आपकी ह्यूमन की जो माइंड की जो एबिलिटी है उसका एक बहुत अच्छा आप कह सकते हो। इट कैन मैप अ ह्यूमन माइंड, ये जो है मैप ह्यूमन माइंड के मैप को क्या करता है, मैप करता है। एंड ह्यूमन माइंड इज अ रोल मॉडल फॉर सॉफ्ट कंप्यूटिंग, और जो आपका ह्यूमन माइंड है वो रोल मॉडल है किसका, सॉफ्ट कंप्यूटिंग का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेसिकली सॉफ्ट कंप्यूटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल, जो आपकी सॉफ्ट कंप्यूटिंग है वो ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल कंप्यूटिंग से क्या है, अलग है, डिफरेंट है। इट डील विद अप्रोक्सीमेशन मॉडल, ऑब्वियसली जस्ट अभी आप पढ़ चुके हैं जो हार्ड कंप्यूटिंग है उससे डिफरेंट होती है, डिफरेंस हम देख चुके हैं। और जो है ये जो है अप्रोक्सीमेशन मॉडल पे काम करता है। जो आपका हार्ड कंप्यूटिंग है वो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब बताएगा कि भाई हाँ है या नहीं है, समझ में आया, ठीक है। तो ये यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ और अच्छे से पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम फजी लॉजिक, जेनेटिक एल्गोरिथम और आपका जो न्यूरल नेटवर्क है उनको हम डिटेल में देखने वाले हैं कि कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है आपका। देखो कुछ करेक्टरिस्टिक्स है। पहला आपका सॉफ्ट कंप्यूटिंग प्रोवाइड एन अप्रोक्सीमेशन, बार बार लाइन रिपीट हो रही है। सॉफ्ट कंप्यूटिंग क्या प्रोवाइड करती है, अप्रोक्सीमेशन प्रोवाइड करती है, बट प्रिसाइज सॉल्यूशन फॉर रियल लाइफ प्रॉब्लम, ठीक है। प्रिसाइज प्रॉब्लम जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है रियल लाइफ प्रॉब्लम का। एल्गोरिथम फॉर सॉफ्ट कंप्यूटिंग आर अडेप्टिव, चेंजेबल है। भाई मैंने कहा कि बार बार जो है आउटपुट जो है वो आपकी चेंज हो जाती है। आउटपुट क्या होती है, चेंज हो जाती है, ठीक है, ठीक है। अडेप्टिव है, समझ में आया कि भाई आउटपुट जो है वो आपकी करंट प्रोसेस इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी काइंड ऑफ चेंज इन द एनवायरनमेंट। अगर भाई हो सकता है कि आपने कुछ ओवर अब एस्टिमेट किया लेकिन हुआ कुछ, होता है ना, सोचते कुछ है होता कुछ है, और मतलब सोचा कुछ हुआ मिला कुछ और हो, मतलब कुछ और ही हो गया, मतलब इन सारी चीज़ें ये आपकी लाइफ है, डेली लाइफ है, ऐसे होता रहता है। तो वही है आपका सॉफ्ट कंप्यूटिंग, ठीक है।
द कंसेप्ट ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग इज बेस्ड ऑन लर्निंग फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल डेटा, मतलब जो आपका एक्सपेरिमेंटल है, जो आपका एक्सपीरियंस है, लोग कहते हैं ना भाई हमें बहुत एक्सपीरियंस है, तुम लोगों को क्या एक्सपीरियंस है, तभी बड़े बूढ़ों को जो है बातें माननी चाहिए कि उन लोगों को एक्सपीरियंस होता है, उन लोगों ने दुनिया देखी, तभी तो कहते हैं हम लोगों ने दुनिया देखी, वो अपना एक्सपीरियंस ही तो बताते हैं और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जो है फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और उनका अप्रोक्सीमेशन ऑब्वियसली हमेशा जो है ऑलमोस्ट सही ही जाता है, ठीक है। तो जो आपका कंसेप्ट है सॉफ्ट कंप्यूटिंग का, ये जो बेस्ड होता है वो आपके जो लर्निंग फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल डेटा, जो आपने लर्निंग की है उसके ऊपर बेस्ड रहता है। इट मींस सॉफ्ट कंप्यूटिंग डज नॉट रिक्वायर एनी मैथमेटिकल मॉडल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इसके पास कोई भी जो है आपका क्या होता है, कोई भी मैथमेटिकल मॉडल नहीं है जिससे आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको, ठीक है। सॉफ्ट कंप्यूटिंग हेल्प यूजर टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। सॉफ्ट कंप्यूटिंग जो होती है वो यूजर को मदद करती है जो उसकी रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए, बाय प्रोवाइडिंग अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट। अब मैं यहाँ पर बोलूँ कि भाई ठीक है, एंड दैट कन्वेंशनल एंड एनालिटिकल मॉडल्स कैन नॉट सॉल्व, ठीक है, जो आपकी कन्वेंशनल या एनालिटिक मॉडल जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते। इट इज बेस्ड ऑन फजी लॉजिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, जस्ट मैं आपको बता भी चुकी हूँ। बेस्ड जो होता है वो फजी लॉजिक पे, जेनेटिक एल्गोरिथम और मशीन लर्निंग यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ये बेस्ड होता है, यानी कि न्यूरल नेटवर्क पे बेस्ड होता है, ठीक है, एक्सपर्ट सिस्टम। तो आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं, वैसे तो मैंने आपको न्यूरल नेटवर्क का एक तरीके से ओवरव्यू दे दिया है, और जो कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि वो वहाँ का मेन टॉपिक है। तो आज की क्लास में जो हम मेन जो डिटेलिंग करने वाले हैं फजी लॉजिक और जो जेनेटिक एल्गोरिथम है उनकी हम डिटेलिंग करने वाले हैं, ठीक है। क्लियर है भाई? एग्जाम्पल देखो, सॉफ्ट कंप्यूटिंग डील विद द अप्रोक्सीमेशन मॉडल, will understand the help of example, deal with the approximation. Let's consider a problem that actually does not have any solution, ठीक है भाई। आप जो है किसी प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हैं जिसका कोई प्रॉपर जो है सोल्यूशन नहीं है ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग के पास, बट सॉफ्ट कंप्यूटिंग गिव द अप्रोक्सीमेशन रिजल्ट। लेकिन जो सॉफ्ट कंप्यूटिंग है वो एक तरीके से अप्रोक्सीमेशन रिजल्ट जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करेगी। अब देखो, स्ट्रिंग 1 है आपके पास, एक स्ट्रिंग है XYZ, सेकेंड है आपके पास XYW, ठीक है, दो स्ट्रिंग है, ये 1 है, ये आपकी 2 है। अब प्रॉब्लम 1 है, आप यहाँ पे पूछा आपने क्या स्ट्रिंग और स्ट्रिंग सेम है, तो सॉल्यूशन आया नहीं भाई। जो आपका ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग है या फिर हार्ड कंप्यूटिंग है वो क्या करेगी, यही बताएगी ना, या तो वो 0% देगी या 100% देगी। अगर यहाँ पर Z होता तो ये दे देती 100% सेम है, ठीक है। लेकिन जो है यहाँ पर W है, तो भाई अब ये इसको लगा ये मैच नहीं कर रहा, तो इसने बोला नो, ठीक है, 0% है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी एल्गोरिथम टू एनालिसिस दिस। इसके जो है इसको रिक्वायर करना है, इसको देखना है, इसके लिए कोई भी एल्गोरिथम नहीं है, ठीक है। अगर सेम हम बात करें सॉफ्ट कंप्यूटिंग, ये आपका जो है नॉर्मल प्रॉब्लम थी। अब हम सॉफ्ट कंप्यूटिंग की बात करें तो मैंने बोला कि क्या जो है आपकी हाउ मच स्ट्रिंग 1 and 2 आर सेम, कितनी जो है आपकी स्ट्रिंग 1 और 2 सेम है। जैसे मैंने बोला 1 और 0 के बीच में लाई करता है, तो यहाँ पर जो है आपका 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5 यानी कि आपका 90%, 80%, ये आपका 100% है, तो आपका 90, 80, ये आपका 70, ये 60, ये 50, फिर 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10। 0 हम लेते नहीं है, लेकिन 0 से अगर ऊपर कोई भी वैल्यू 0.1 है तो भी हम उसको कंसीडर करते हैं किसके अंदर भाई, सॉफ्ट कंप्यूटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कितनी परसेंट मैच है, तो XYZ और XYW कितनी परसेंट मैच है, दो स्ट्रिंग तो आपकी मैच कर रही है, लेकिन ये और ये नहीं मैच कर रहा, इसलिए मैंने क्या बोला 80% सेम है, ठीक है। ये थ्रू कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग आइदर द आंसर इज येस और नो, बट दिस स्ट्रिंग माइट 80% सिमिलर अकॉर्डिंग टू द सॉफ्ट कंप्यूटिंग। लेकिन सॉफ्ट कंप्यूटिंग के अकॉर्डिंग ये जो है 80% सेम है, ठीक है। तो ये जो है इसने अप्रॉक्सीमेशन रिजल्ट दे दिया कि भाई हाँ, मतलब पूरा नहीं है लेकिन कुछ तो है भाई, कुछ तो बात है, यानी कि कुछ क्या 80% मैच हो रहा है, ठीक है। तो ये है आपका सॉफ्ट कंप्यूटिंग। आई होप आपको अब तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं एप्लीकेशंस सॉफ्ट कंप्यूटिंग की क्या क्या होती हैं, कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं सॉफ्ट कंप्यूटिंग का क्वेश्चन आ सकता है। इसका हम यूज़ करते हैं गेमिंग प्रोडक्ट लाइक पोकर, चेकर, माइक्रोवेव, किचन अप्लायंस में हम इसका यूज़ करते हैं माइक्रोवेव, राइस कुकर, ठीक है। इट इज़ मोस्ट यूज फॉर होम अप्लायंस, वॉशिंग मशीन, हीटर, रेफ्रिजरेटर, AC यहाँ पर यूज़ किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज यूजेस इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर रोबोस्टिक वर्क, ठीक है, इमोशनल पर रोबोट फॉर्म। इमेज प्रोसेसिंग एंड डेटा कंप्रेशन आर ऑल्सो पॉपुलर एप्लीकेशन फॉर सॉफ्ट कंप्यूटिंग। इमेज प्रोसेसिंग हो गया, डेटा ये भी आपकी जो है पॉपुलर एप्लीकेशन है किसकी, सॉफ्ट कंप्यूटिंग की। यूज फॉर हैंड रिटन रिकॉग्नाइजेशन, हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन में भी होता है ना कि भाई 70% मैच करिए, भाई 60% मैच करिए, अरे 90%, अरे 99%, 100% मैच करिए, ठीक है, मतलब इस तरीके से। तो हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब बात आती है, ये तो था कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, बात करते हैं क्यों ज़रूरत पड़ी।
सॉफ्ट कंप्यूटिंग की जरूरत ही क्यों पड़ी, ठीक है। सो समटाइम कन्वेंशनल कंप्यूटिंग और एनालिटिकल मॉडल डज नॉट प्रोवाइड अ सोल्यूशन। समटाइम क्या होता है भाई, जो आपका एनालिटिकल जो है कन्वेंशनल कंप्यूटिंग है, एनालिटिकल मॉडल है, वो आपको जो है सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता टू सम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। इन केस वी रिक्वायर अदर टेक्निक लाइक सॉफ्ट कंप्यूटिंग टू ऑब्टेन एन अप्रोक्सीमेशन सोल्यूशन। पहला है आपका हार्ड कंप्यूटिंग। हार्ड कंप्यूटिंग जो होती है वो यूज की जाती है सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम दैट नीड अ प्रिसाइज आंसर, ठीक है। ये जो है यूज की जाती है सॉल्विंग मैथमेटिकल, मतलब मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, नीड अ प्रिसाइज आंसर। इट फेल्स टू प्रोवाइड सॉल्यूशन फॉर सम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। thereby the real life problem whose precise solution does not exist सॉफ्ट कंप्यूटिंग, मतलब रियल लाइफ जो प्रॉब्लम होती है भाई समटाइम जो उनका सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, सॉफ्ट कंप्यूटिंग का। व्हेन कन्वेंशनल मैथमेटिकल एनालिटिकल मॉडल फेल, जब आपका कन्वेंशनल मैथमेटिकल एनालिटिकल मॉडल जब आपका फेल हो जाता है तो उस केस में आपकी सॉफ्ट कंप्यूटिंग मदद करती है। यू कैन मैप इवन ह्यूमन माइंड यूजिंग सॉफ्ट कंप्यूटिंग, ठीक है। आप जो है ह्यूमन माइंड को जो है सॉफ्ट कंप्यूटिंग से जो है मैच करते हैं और फिर जो है करते हैं। क्लियर है भाई? आई थिंक यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, एनालिटिकल मॉडल कैन बी यूज फॉर सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम। जो आपका एनालिटिकल मॉडल है वो सॉल्व करता है मैथमेटिकल प्रॉब्लम एंड वैलिड फॉर आइडिया केसेस, बट द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम डू नॉट हैव एनी आइडिया केसेस। These exist in non-idea environment. Soft computing is not only limited to theory. जो soft computing है वो आपका limited नहीं होता theory पे. It also give insight into real life problems. Like all these above reasons, soft computing help to map the human mind. मतलब जो आपका soft computing है वो मदद करता है किससे, human mind से, which cannot be possible with conventional mathematical and analytical models, ठीक है। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स की, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सॉफ्ट कंप्यूटिंग में जो है हम फजी लॉजिक, मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग, इवोल्यूशनरी कंप्यूटेशन, दैट इज आपका जो है जेनेटिक एल्गोरिथम, जिसमें आप इवोल्यूशनरी में आपका जेनेटिक एल्गोरिथम आता है, ठीक है, ये हम यूज करते हैं। तो आपका अप्रोक्सीमेशन रीजनिंग है, ऑब्वियसली अप्रोक्सीमेशन की बात हो रही है, प्रोबेबिलिस्टिक, फजी लॉजिक, और जो आपका फंक्शनल अप्रोक्सीमेशन रेंडर टाइम्स फंक्शन है उसमें आप यूज करते हैं न्यूरल नेटवर्क और इवोल्यूशनरी, दैट इज जेनेटिक एल्गोरिथम का, ठीक है। तो फंक्शनल अप्रोक्सीमेशन लगाना हो तो ये दोनों यूज करेंगे, अप्रोक्सीमेशन रीजनिंग करनी हो तो हम ये यूज करेंगे, ठीक है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन सभी को डिस्कस करना, ठीक है। पहले थोड़ा थोड़ा डिस्कस बता देते हैं, फिर डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है आपका फजी लॉजिक। फजी लॉजिक कुछ नहीं है, आपका मैथमेटिक लॉजिक है। क्या है? मैथमेटिक लॉजिक। देखो भाई, सबसे पहले आपका क्या आया था? रिलेशनल लॉजिक, फिर आपका बूलियन लॉजिक, फिर आया आपका प्रेडिकेट लॉजिक, ठीक है। तो रिलेशन आप बताओगे, बूलियन में वही ट्रू, प्रेडिक्ट एक तरीके से वो, तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको मिला के बनता है फजी लॉजिक। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? फजी लॉजिक बनता है, ठीक है। तो फजी लॉजिक जो है आपका क्या है? मैथमेटिकल लॉजिक है, जो ट्राई करता है सॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करना एंड ओपन एंड इम्प्रेसाइज स्पेक्ट्रम। मैं अभी डिटेलिंग में समझाऊंगी, डोंट वरी, ये मत समझना, मैडम ने बता दिया। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, सभी को बहुत ही ज्यादा, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रम ऑफ डेटा, इट मेक्स इजी टू ऑब्टेन एन एरे ऑफ प्रिसाइज कंक्लूजन, ठीक है। फजी लॉजिक जो होता है वो बेसिकली डिजाइन होता है टू अचीव द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। मतलब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को जो है ये अचीव कर लेता है, बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन आप कह सकते हैं, फ्रॉम ऑल अवेलेबल इन्फॉर्मेशन एंड इनपुट डेटा, ठीक है। फजी लॉजिक आर कंसिडर्ड एज द बेस्ट सॉल्यूशन फाइंडर। फजी लॉजिक जो होता है वो कंसीडर किया जाता है बेस्ट सॉल्यूशन फाइंडर्स में। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा है, सिर्फ आपको फजी लॉजिक क्या है, एक मैथमेटिकल लॉजिक है जो कि आपका क्या करता है, एक बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का, दैट्स इट, ठीक है। क्लियर है अभी इतना? अब देखो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, दैट इज न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क वर डेवलप्ड इन 1950 विच हेल्प सॉफ्ट कंप्यूटिंग, जो कि आपका सॉफ्ट कंप्यूटिंग में हेल्प करता था टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। एक तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक है। विच कंप्यूटर कैन नॉट डू इटसेल्फ, जो कंप्यूटर जो है नहीं कर सकता। वी ऑल नो दैट ह्यूमन ब्रेन कैन इजीली डिस्क्राइब, मतलब ये क्या है, एक तरीके से न्यूरल, जैसे हमारे जैसे आपके जो जीन्स होते हैं,
है ना, मतलब जो आपके माइंड में बहुत सारे हैं, मतलब एक तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं आपके माइंड में, आप बहुत अगर कोई अच्छे से माइंड लगाना चाहे तो पता नहीं क्या नहीं कर सकता, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन कैन इजीली डिस्क्राइब रियल वर्ल्ड कंडीशन बट अ कंप्यूटर, जो ह्यूमन बींग है वो तो इजीली जो है रियल लाइफ की प्रॉब्लम को उनको एक्सटेंड, लेकिन जो आपका कंप्यूटर है क्या वो कर सकता है, क्योंकि उसको उसमें आप जितना डेटा, मतलब उसमें भी जो जितना डेटा ह्यूमन ने फीड कर रखा है वो उतना ही तो कर सकता है, उससे एक्स्ट्रा तो कुछ काम वो कर नहीं सकता, ठीक है। तो वही है कि भाई, लेकिन जो आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है इसका काम है मशीन, मतलब एक तरीके से जैसे एआई का काम है कि मशीन को इंटेलिजेंस बनाना, है ना। तो न्यूरल नेटवर्क में भी आपके क्या है, जीन्स, न्यूरॉन्स हम यूज कर रहे हैं, जो कि हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे एआई के अंदर। तो इसको मैं आपको एआई में ही पढ़ाऊंगी, ठीक है, क्योंकि वहीं पर हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो हम डिटेलिंग पढ़ेंगे वो हम जेनेटिक और फजी की पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इतना समझ लो, इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क कहते हैं, यूनिट नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। यहाँ पर क्या है कि न्यूरॉन्स है, जैसे हमारे माइंड में कितने सारे आपके जो है ब्रेन्स में हो सकते हैं, मेक अ ह्यूमन ब्रेन, जो कि एक तरीके से ह्यूमन ब्रेन बनाते हैं। देयरफॉर कंप्यूटर ऑन अ मशीन कैन लर्न थिंग्स सो दैट दे कैन टेक डिसीजन लाइक ह्यूमन, ताकि वो जो है एक ह्यूमन की तरह क्या कर सके, डिसीजन ले सके, ठीक है। और जो आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है आर न्यूट्रली कनेक्टेड विद ब्रेन सेल, जो ये जो है आपका ब्रेन सेल से कनेक्टेड होता है। जैसे मैं अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेती हूँ, भाई आपने जो है चाय का गिलास लिया, ठीक है, स्टील का गिलास है, ठीक है। जब आपकी ये स्किन है ना, जब आपने उस गिलास को टच किया तो भाई आपके जो स्किन है उसने महसूस किया, उसने फील किया कि भाई ग्लास तो जो है जितनी आपके अंदर जितनी बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी, एक तरीके से मतलब एक हाई है उसकी, मतलब गर्म। एक होता है नॉर्मल गर्म जिसको हम पकड़ सकते हैं, एक होता है कि भाई जिसको पकड़ा नहीं जा सकता। आपने गिलास को देखा, आपने उसको छुआ, मतलब आपकी जो हाथ की जो सेंसेस है उसने आपको मतलब महसूस किया कि भाई नहीं ये तो ऊपर है, भाई ये वो जो है बहुत ज़्यादा ऊपर है, मतलब जिसको मैं नहीं लेके सकता, ठीक है। एकदम से आपके माइंड के पास मैसेज गया और आपके माइंड ने एकदम से किया कि नहीं इसको नहीं लिया जा सकता, और एकदम से आपने गिलास को नीचे रख दिया। मतलब आपके हाथ ने एकदम से एक्टिविटी की, आपके हाथ ने थोड़ी सोचा है, आपके दिमाग ने सोचा, आपके दिमाग में सीधा गया, मतलब हाथ ने तो सिर्फ फील किया कि वो गर्म है, लेकिन डिसीजन किसने लिया, आपके दिमाग ने, कि भाई नहीं ये पकड़ने लायक नहीं है, ये बिल्कुल ऊपर वाला सामान है ना, मतलब इससे को लिया तो हाथ जल जाएगा, मतलब जलेगा तो जलने वाला तो बहुत भयंकर वाला दर्द होता है, ठीक है। तो क्या है, ये सेंसेस हैं और जिसके एकदम से आपके दिमाग के पास गई और दिमाग ने फील किया कि नहीं ये तो ऊपर वाला है, गर्म वाला है, और जिससे आपके हाथ जल सकता है, कि भाई ये बर्दाश्त वाला नहीं है, नॉर्मल नहीं है कि भाई आप इसको ले सको। और फिर जो है आपके एकदम से जो है आपने क्या किया, एकदम से गिलास को नीचे रख दिया, ठीक है। वो एकदम क्या है, वो आपके माइंड ही तो है, ठीक है, समझ में आया। तो ये है आपका न्यूरल नेटवर्क, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो नंबर है वो एआई का ही है, ठीक है। अब देखो जेनेटिक एल्गोरिथम। जेनेटिक एल्गोरिथम क्या होता है, जेनेटिक एल्गोरिथम इज ऑलमोस्ट बेस्ड ऑन नेचर। जेनेटिक एल्गोरिथम जो है वो आपका नेचर के ऊपर बेस्ड होता है। जैसे मैंने कहा कि भाई मैंने बोला यार 10वीं में फर्स्ट कौन आएगा, मैंने बोला भाई राम आएगा, भाई लास्ट के 9 साल से यही पास आता है, मतलब यही फर्स्ट आ रहा है क्लास में। सपोज है भाई सीता आ गई, ठीक है, अब क्या हुआ का प्रोडिक्शन तो गया ना, मतलब लेकिन आपने एक नेचर के हिसाब से, मतलब एक तरीके से जो नॉर्मल जो चीज़ें होती आई थी उसके हिसाब से जो आपने लगाया था, बट नहीं हुआ, ठीक है। All inspiration from take it no genetic algorithm that it based on search based algorithm which is find to roots natural selection। भी आपने देखा रूट्स कहाँ हैं, भी कौन कौन क्या होता आया है, ठीक है। एंड कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक, ये जेनेटिक एल्गोरिथम इज सबसेट ऑफ लार्ज ब्रांच ऑफ कंप्यूटेशन। किसका सबसेट होता है, लार्ज ब्रांच ऑफ कंप्यूटेशन, ठीक है। ये थे तीनों की कुछ छोटी छोटी हेडलाइंस जो आपको समझ में आई होंगी, नहीं भी आई तो भैया अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फजी लॉजिक, है ना। तो फजी लॉजिक क्या होता है, फजी लॉजिक जस्ट मैंने अभी बताया कि एक मैथमेटिकल लैंग्वेज है जो कि आपकी रिलेशनल लॉजिक, बूलियन लॉजिक और प्रेडिक्ट लॉजिक तीनों को कंबाइन करके क्या बनाता है, आपका फजी लॉजिक बनाता है, ठीक है। जस्ट अभी आपका एग्जांपल आया कि पानी या तो गर्म है, ठीक है, इट इज हॉट वाटर, या तो हाँ या ना, ये आपका बूलियन लॉजिक का काम है, ठीक है। जैसे कि मैं, लेकिन इज इट हॉट वाटर, तो इसने बोला वेरी मच 90%, मैंने बोला यार ठीक है नॉर्मल है, मतलब पकड़ने लायक है, मतलब ठीक है पीने लायक है, ठीक है। वेरी लेस, नहीं भाई नहीं, ना के बराबर ही पानी गर्म है, कोई ज़्यादा गर्म नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका फजी लॉजिक जो कि मतलब 0 और 1 के बीच की वैल्यूज़ को भी बता रहा है। समझ में आया, तो भाई ह्यूमन ने दिमाग लगाया और इस चीज़ को जो है क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर जो सबसे तगड़े वाला चीज़ आती है वो आती है आपकी क्रिस्प सेट।
अब समझो भाई, कुछ चीज़ें हम समझने वाले हैं यहाँ पे। क्वेश्चन आ जाता है क्रिस्प सेट के बारे में, तो कंफ्यूज मत होना, ये मत करना बड़े मैडम आपने तो पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। तो क्रिस्प सेट और जो है फजी लॉजिक को देख लेते हैं। ये आपका फजी लॉजिक है, ठीक है। अब क्रिस्प की जो आउटपुट है, क्रिस्प की जो आपको आउटपुट मिलेगी और जो फजी की आपको आउटपुट मिलेगी, इसकी जो आउटपुट मिलेगी या तो वो यस होगी या फिर वो नो होगी, या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी, ठीक है। अब इसकी जो आपको आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी मे बी, शायद, या फिर मे नॉट भी, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। या फिर आपको मिले एब्सोल्युटली कि भाई हाँ बिल्कुल चांसेस हैं, ठीक है। या फिर आपको बोले पार्शली, नहीं भाई हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। मतलब इसकी जो आउटपुट है वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, इसका सिर्फ एक ही है या तो हाँ या ना, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेती हूँ। सपोज जो है ये आपके फूड आइटम है, ठीक है। ये आपका क्रिस्प सेट है, कौन सा है, क्रिस्प, ठीक है। ये यहाँ पर आपने बोला इस आइटम इज स्वीट, कि आपका जो आइटम है वो स्वीट होना चाहिए, ठीक है। या तो आप बोलोगे यस या आप बोलोगे नो, भाई मैंने आपको जो है मीठा खाने के लिए दिया, मीठा खाने के लिए दिया, ठीक है। सपोज जलेबी खाने की दी, आपने बोला हाँ मीठी है, ठीक है। आपने बोला यस हाँ मीठा है, ठीक है। मैंने आपको दे दिया जो है छोले चावल खाने को, आपने बोला नहीं यार मीठा नहीं है, ठीक है। तो आपने बोला नो, ठीक है। तो ये था आपका क्रिस्प का आउटपुट, ठीक है। फजी की मैं बात करूँ, फजी की अगर मैं बात करूँ तो ये है आपका एक पर्सन, ये है एक आपका आदमी, ठीक है। ये आपका फजी के पास गया, तो मैंने बोला इज पर्सन इज ऑनेस्ट, क्या ये आदमी ईमानदार है, ठीक है। अब कोई ईमानदार है तो आप बोलोगे अरे यार ये तो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार आदमी, इसके जैसा आदमी तो कोई होगा ही नहीं, ठीक है। तो एक्सट्रीमली ऑनेस्ट, एक्सट्रीमली ऑनेस्ट, ठीक है। आपने बोला यार वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा ईमानदार है, ठीक है। ये तो आपका हद से ज़्यादा भी, जिसपे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। एक आप कह रहे यार बहुत ही बेईमान आदमी है, इसके ऊपर तो भरोसा बिल्कुल किया ही नहीं जा सकता, बाद जो है वेरी डिसऑनेस्ट, ठीक है। एक्सट्रीमली, ये तो भाई हद से ज़्यादा है, आप इसको बिल्कुल इसके ऊपर नहीं छोड़ सकते, ये तो बात बात पे बात बदलता है, ठीक है। ये आपकी बहुत सारी कंडीशंस आ गई फजी में कि भाई या तो वो एक्सट्रीमली जो है आपका ऑनेस्ट आदमी होगा, या फिर वेरी ऑनेस्ट भाई ठीक है, या फिर डिसऑनेस्ट है, या फिर बहुत ही ज़्यादा या फिर एक्सट्रीमली है, मतलब भाई वो तो सोच मतलब मेरी सोच के परे से भी ज़्यादा बेईमान आदमी है, ठीक है। तो ये आपकी कुछ कंडीशन आ जाती है फजी की। आई होप आप अब तो बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे क्रिस्प सेट क्या है, फजी क्या है, क्रिस्प की आउटपुट क्या होगी, फजी की आउटपुट क्या होगी, ठीक है। यहां से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। अब देखो अगर मैं क्रिस्प सेट की बात करूं, क्योंकि ये आ भी सकता है, भी आ भी सकता है, वैसे स्लेव नहीं है पर इसमें मैंने यू दे दिया, ऑल स्टूडेंट यूनिवर्सल है ना एक तरीके से। ए जो है वो आपके 10th स्टैंडर्ड वाले हैं और बी जो है वो आपके 12th स्टैंडर्ड वाले हैं, ये मैंने बना दिया। ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है। अब बताओ जो राम जो है वो 10th में है, क्या वो राम 12th में भी होगा, मतलब एक ही टाइम पे जो राम 10वीं क्लास में, क्या वो 12वीं क्लास में भी होगा, पॉसिबल है नहीं, कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। आपके यहाँ पर जो सेट होंगे बोथ आर डिसजॉइंट, दोनों के दोनों डिसजॉइंट होंगे, क्योंकि भाई जो 10वीं में है वो 12वीं में नहीं हो सकता, जो 12वीं में है वो आपका 10वीं में नहीं हो सकता। या तो इस सेट के अंदर है तो आप बोलोगे 100% है, ठीक, या सेट के बाहर है तो आप बोलोगे 0% है। समझ में आ गया? तो ये आपका क्रिस्प सेट है, ठीक है। अगर ऐसे ही मैं फजी सेट की बात करूं, फजी सेट, ठीक है, सेम आपका यू जो है ऑल स्टूडेंट है, ठीक है। जी जो है वो आपके गुड स्टूडेंट है, एस जो है वो आपके बैड स्टूडेंट है, ठीक है। अब आपने लिया कि गुड में ले लिया, ए जो है वो ए जो है वो 0.9 है, ठीक है। बी जो है वो आपका 0.7% गुड है, ठीक है। सी जो है वो 0.1 है और डी जो है वो आपका 0.3 है। और मैंने बैड में लिया, ठीक है, कि ए मतलब अगर ये 0.9 है तो मैं 1 में से माइनस करूंगी तो क्या आ जाएगा 0.1, इसके अकॉर्डिंग लेंगे। इसका क्या आ जाएगा बी 0.3, भाई ये 0.7 है तो ये आपका 0.3 बेईमान होगा, खराब होगा, गंदा होगा, ठीक है। ये आपका सी जो है 0.9 और ये डी जो है आपका 0.7।
तो इस तरीके से जो है आप बनाओगे। क्लियर है अभी? क्लियर है? तो फजी सेट समझ में आ गया। तो फजी में आपकी बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, 1 और 0 के बीच में बहुत सारी वैल्यूज आपकी यहाँ पर लाइज करेंगी। तो यहाँ पर सिर्फ 2 वैल्यूज की बात नहीं होती, यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज की बात होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेंबरशिप फंक्शन की। मेंबरशिप फंक्शन, ठीक है। पहला है आपका सपोर्ट। क्या है? सपोर्ट। ठीक है, तो सपोर्ट में क्या हो रहा है, एक तरीके से आप कह सकते हो फीचर्स भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स सच दैट जो आपका म्यू ए है वो आपका क्या है, ग्रेटर देन 0 है। क्या है? ग्रेटर देन 0। क्या है भाई? ग्रेटर देन 0 है। समझ में आया? तो ये है आपका इस तरीके से म्यू ए, ये आपका इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये 0 से बड़ा है। ठीक है, तो इसको आप क्या कहोगे? सपोर्ट। क्या बोलोगे? सपोर्ट। कि वो 0 से बड़ी है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सपोर्ट। नेक्स्ट आता है भाई आपका कोर। कोर में जो आपका म्यू ए है उसकी वैल्यू होगी 1 के बराबर। किसके बराबर होगी? 1 के बराबर। सपोज ये आपका 0 है, ये आपका 1 है। ठीक है, डिस्क्रीट में देखा है ना, तो वैल्यू 0 होगी या फिर 1 होगी। ठीक है, तो ये आपका एक्स है, ये आपका म्यू है। ठीक है, तो मतलब ये जो 1 है ये आपकी क्या है? कोर। ये आपका क्या है? कोर। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड आता है आपका बाउंड्री। क्या आता है? बाउंड्री। तो बाउंड्री आपका क्या कहता है? बाउंड्री कहता है कि भाई मतलब 1 और 0 के बीच में लाई करे। जो म्यू ए की वैल्यू है वो 1 से तो छोटी हो लेकिन 0 से बड़ी हो। 1 से छोटी, 0 से बड़ी, तो इन दोनों के बीच में लाई करना वो आपका क्या कहलाएगा? बाउंड्री कहलाएगा। क्लियर है अभी? ठीक है, अब इसमें जो है दो कैटेगरी के जो है मेन हम मेंबरशिप फंक्शन यूज करते हैं टू मेजर कैटेगरी ऑफ मेंबरशिप फंक्शन आर यूज्ड। कौन सा है? पहला है आपका डिस्क्रीट। डिस्क्रीट से ही आप समझ पा रहे होगे। सेकेंड है आपका कंटिन्यूअस। ठीक है, डिस्क्रीट में क्या होता है? 0 1 0 1 इस तरीके से होता है डिस्क्रीट। ठीक है, या फिर आप क्या बोलोगे? 0 1 इस तरीके से, 1 इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हो गया। तो मतलब ये आपका 0 है और यहाँ पर जो आपकी वैल्यूज है, ये आपकी 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे आप सपोज आपने जो है यहाँ पे आपने 0.5 ले लिया, तो ये जो है 0.5 से नीचे तो 0.4 हो गया। ये आपका 0. एक तरीके से अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, कंटिन्यूअस की अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके से वैल्यू जो है वो आपकी कंटिन्यूअस है, इस तरीके से। एक सेकेंड, देखो यहाँ पर आपकी हर बार जो है यहाँ पर वैल्यूज आपकी चेंज हो रही है। देखो यहाँ पे तो आपके अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर आपके हर उसमें जो है वैल्यूज चेंज है। तो ये आपका यहाँ पे 0.5 इस तरीके से, और ये आपका 1, ये आपका 0। ठीक, ये आपका कंटिन्यूअस है, मतलब लगातार चल रहा है। ठीक है, क्लियर है अभी? इतना क्लियर है? अब हम थोड़ा सा फजी सेट को देख लेते हैं, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस देख लेते हैं। फजी आपको वैसे तो समझ में आया होगा, डिटेलिंग अब जरूरत नहीं है, वैसे मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें करवा चुकी हूँ। फिर ऑपरेशंस देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से ऑपरेशन हम लगा सकते हैं, प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, बस इतना ही करना है मेरे ख्याल से इसके अंदर। अब देखो फजी वर्ड जो है वो इसका मतलब होता है फजी फजी फजी, बहुत देर से फजी फजी कर रहे हैं। फजी वर्ड्स मीन्स द थिंग्स आर नॉट क्लियर आर वैग्यू, मतलब जो आपकी थिंग्स है वो क्लियर नहीं है, साफ नहीं है, आपको पता नहीं है कि 100% या 0%, लेकिन बीच में है। ठीक है, मतलब धुंधली सी है। समटाइम वी कैन नॉट डिसाइड इन लाइफ रियल लाइफ। समटाइम क्या होता है, मतलब आप अभी भी अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें डिसाइड नहीं कर पाते हो। कई बच्चे सोचते हैं यार ग्राम पटवारी का दे देते हैं, कई सोचते हैं पीजीटी स्क्रीनिंग दे देते, कई सोचते हैं यार यूपीपीएससी वाला देते हैं, कई सोचते हैं यार बिहार में दे देते, कई सोचते कहीं दे देते, कई सोचते कहीं दे देते हैं। मतलब कुछ भी जो है डिसाइड नहीं है, कुछ भी आपका डिसाइडेड नहीं है कि भाई आपको ये कि कहीं भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हो जाए, है ना। तो मतलब आप जो एक तरीके से आप जो है डिसाइड नहीं, कई बंदे होते हैं बिल्कुल फिक्स होते हैं कि बस मुझे ये करना है तो बस यही करना है, और वो उस चीज़ को पाकर रहते हैं। ठीक है, चाहे वो 1 साल में अचीव करें चाहे 2 में करें, लेकिन करते हैं तो करते हैं। ठीक है, कई लोगों को 8-8 साल लग जाते हैं, लेकिन भाई करना है
तो करना है, क्या करना है, करना है तो करना है, ठीक है। तो वी कैन नॉट डिसाइड, हम जो है अपनी रियल लाइफ में भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं प्रॉब्लम्स को, स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। एट दैट टाइम दिस कंसेप्ट प्रोवाइड मेनी वैल्यूज बिटवीन द ट्रू एंड फॉल्स, गिव द फ्लेक्सिबिलिटी टू फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन to that problem. Example of fuzzy logic as comparing to Boolean logic, just अभी मैंने आपको बताया था भाई ये आपके या तो पानी गर्म होगा या फिर यहाँ पे जो इस तरीके से। तो fuzzy logic contain multiple logical values, ठीक है, और इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, लॉफ्टी जदे ने जो है 1965 बेस्ड ऑन फजी सेट थ्योरी, ठीक है। ये आप याद रख लेना किसने किया था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहीं से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब देखो करैक्टरिस्टिक्स क्या है भाई इसकी। दिस कंसेप्ट ऑफ फ्लेक्सिबल है, ये तो आपने देख लिया, फ्लेक्सिबल है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है, इंप्लीमेंट कर सकते हो, इट इज यूज फॉर हेल्पिंग एंड मिनिमाइजेशन द लॉजिक क्रिएटेड बाय द ह्यूमन, है ना। इसके बाद जो है आप, इट इज बेस्ट मेथड है फॉर फाइंडिंग द सोल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम, मतलब उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करना, सुटेबल फॉर अप्रॉक्सीमेट और अनसर्टेन रीजन, ठीक है। इजीली जो आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। इट ऑलवेज ऑफर टू वैल्यूज विच डिनोट द टू पॉसिबल सोल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम एंड स्टेटमेंट। इट अलाउ यूजर टू बिल्ड और क्रिएट द फंक्शन विच आर नॉन लीनियर ऑफ आर्बिट्री कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। इन फजी लॉजिक एवरीथिंग इज मैटर ऑफ डिग्री। फजी लॉजिक में आपकी सारी चीज क्या मैटर करती है, डिग्री मैटर करती है। इन फजी लॉजिक एनी सिस्टम विच इज लॉजिकल कैन बी इजिली फिजाइज, ठीक है। हम पढ़ेंगे फिजी क्या होता है और आपका जो है डी क्या होता है, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, किसके ऊपर बेस्ड करता है, ये आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर बेस्ड करता है। इट इज ऑल्सो यूज बाय क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर इम्प्रूविंग देयर एल्गोरिथम एग्जीक्यूशन। इट ऑल्सो अलाउ यूजर टू इंटीग्रेट विद द प्रोग्रामिंग, ठीक है। आगे देखो आर्किटेक्चर, देखो भाई आर्किटेक्चर से आप काफी कुछ समझने वाले हो। तो आर्किटेक्चर में जो है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम यूज करने वाले हैं। 4 कंपोनेंट हम यूज करते हैं। पहला है आपका रूल बेस, सेकंड है आपका फजिफिकेशन, थर्ड है आपका इन्फ्रेंस इंजन, फिर आपका डीफजिफिकेशन, ठीक है। तो चारों ही चीजों को डिटेल में देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई, बने रहिएगा अगर आप चाहते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले आपका क्या हो गया, सबसे पहले आपने जो है, अब आपको ये कहानी समझ में नहीं आएगी, मैं आपको समझाती हूँ, जो आप रियल लाइफ में डेली बेस में 10 साल से करते आ रहे हैं। क्या करते आ रहे हैं भाई, जिसने आप किसी भी बच्चे ने क्या, सभी बच्चों ने किया है, क्या किया है, सभी बच्चों ने प्रोग्रामिंग लिखी है, बिल्कुल लिखा है। मैं आप बोलूँ कि भाई प्रोग्राम लिख दो, मैंने बोला कि 2 नंबर्स को ऐड कर दो, आपने फटाक से सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख दिया, ठीक है। फटाक से आपने सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा, लेकिन कैसे, हाई लेवल लैंग्वेज यूज की या फिर लो लेवल। क्या 0-1 में लिखोगे, नहीं भाई 0-1 हाई में ही लिखना मुश्किल हो जाता है बच्चों को, अब 0-1 में कहाँ से लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हाई में जो है एक प्रोग्राम लिख दिया, ठीक है भाई, मैंने प्रोग्राम लिख दिया, ठीक है। अब प्रोग्राम लिखने के बाद क्या हुआ, क्या उसको मशीन समझ सकती है, क्या उसको कंप्यूटर समझ सकता है, नहीं समझ सकता। अब उसके लिए मैंने क्या लगाया, उसके लिए मैंने यूज किया कंपाइलर को। किसको यूज किया, कंपाइलर को यूज किया, ताकि वो उस प्रोग्राम को मशीन तक पहुंचा सके, ताकि वो उस प्रोग्राम को मशीन तक कन्वर्ट करके दे सके, ताकि उसको मशीन भी समझ सके कि भाई मैं चाहती क्या हूं उससे, मैं करना क्या चाह रही हूँ, समझ में आया। अब जब कंप्यूटर को वो समझ में ही नहीं आएगा तो फायदा क्या है उस प्रोग्राम को लिखने का, समझ में आया। तो मैंने कंपाइलर लगाया, और जब मशीन जो है, जो आपको आउटपुट मिलेगी, मतलब आउटपुट जो मिलेगी वो क्या, वो मशीन में होगी, नहीं, वो भी आपको जो है आपके इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलेगी, जैसे आपने प्रोग्राम लिखा था वैसे ही आपको आउटपुट मिलेगी। तो समझ में आया, बीच में कंपाइलर ने क्या किया भाई, मशीन को भी समझा दिया और आपका काम भी हो गया, समझ में आया। ऐसे ही यहाँ पर भी काम हो रहा है, या ऐसे ही यहाँ पर भी काम हो रहा है कि मैंने जो है क्रिप्स में जो है इनपुट दिया, ठीक है, मैंने जो है क्रिस्प में इनपुट दिया, जैसे आप वहाँ पर इनपुट दे रहे हो, ठीक है। फिर आपका क्या हो गया कि भाई, अब मैं एक छोटा सा उससे बताती हूँ। अब देखो यहाँ पे देखना, ये आपका क्रिस्प की इनपुट है, ठीक है, ये आपने इनपुट दे दी। ये आपका क्या है, फजी सिस्टम। ये आपका क्या है, फजी सिस्टम। क्या है भाई, ये आपका फजी सिस्टम है। और आपको आउटपुट क्या मिली, आपको आउटपुट क्या मिली, क्रिस्प आउटपुट। आपको क्या आउटपुट क्या मिली, ये आपको जो है आउटपुट, ये आपकी इनपुट है, ये आपके आउटपुट है, समझ में आया। अब यहाँ पे हुआ क्या है, मतलब जब आपने इनपुट दी
तो भाई यहाँ पर आपका क्या होगा, फजीफिकेशन, यहाँ पर आपका क्या हुआ, फजीफिकेशन हुआ, ठीक है, ताकि भाई मशीन को भी तो समझाना है, मशीन को समझाना है, ठीक है। अब जब मशीन ने आपको काम करके दिया तो मशीन तो 0 और 1 की फॉर्म में आपको जो है आउटपुट देगा, लेकिन यूजर तो नहीं समझ पाएगा ना। तो उस मशीन को वापस से इंग्लिश लैंग्वेज में, वापस से क्रिस्प आउटपुट में चेंज करने के लिए, जो जैसे मैंने इनपुट दी वैसे ही आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने क्या लगाया, डीफजीफिकेशन लगाया। क्या मैंने लगाया, डीफजीफिकेशन मैंने यहाँ पर लगाया, ताकि जो है मुझे उसी के अंदर आउटपुट मिल सके। समझ में आ गया, समझ में आ गया भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो ये आपकी क्रिस्प इनपुट है, ठीक है, ये आपका फजीफिकेशन मॉड्यूल है, ये फिर आपका जो है आपने इनपुट दी, फजीफिकेशन मॉड्यूल लगा, आपकी इनपुट यहाँ पे गई, आपका इन्फ्रेंस इंजन हुआ, ये आपका यहाँ से रूल बेस आए, जो आपको रूल्स, फिर जो है आपने जो आपको आउटपुट फजी की जो आउटपुट मिलेगी, ऑब्वियसली जैसे मशीन की आउटपुट मिली 0 1, फिर उसको मैंने डिफजिफिकेशन किया, वापस से जो आउटपुट वैसे बनाने के लिए जैसे मैंने इनपुट दिया था। समझ में आ गया, आई थिंक आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर आपने अपने अकॉर्डिंग जो है सी का अगर यूज किया है, दिमाग लगाया तो समझ गए होंगे, ठीक है। तो रूल बेस्ड कंपोनेंट जो होता है वो स्टोर करता है सेट ऑफ रूल्स, देन इफ देन कंडीशन वाले रूल्स को जो है स्टोर करवाता है, बाय द एक्सपर्ट, आर यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द डिसीजन मेकिंग सिस्टम, ठीक है। देयर आर सो मेनी अपडेट दैट कम इन द फजी लॉजिक रिसेंटली विच ऑफर इफेक्टिव मेथड फॉर डिजाइनिंग एंड ट्यूनिंग ऑफ फजी कंट्रोलर। These update or development decrease the number of fuzzy set और rules, ठीक है। फजीफिकेशन आपका क्या कहता है, जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि जो क्रिस्प की इनपुट होती है उसको क्या करेगा, समझा देगा, है ना। तो इसमें लार्ज, पॉजिटिव, मीडियम, स्मॉल, ये आप समझ गए। फिर इन्फ्रेंस इंजन क्या करता है, दिस कंपोनेंट आर मेन कंपोनेंट इन एनी फजी लॉजिक सिस्टम बिकॉज ऑल इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड इन इन्फ्रेंस इंजन, ठीक है। इट अलाउ यूजर टू फाइंड द मैचिंग डिग्री बिटवीन द करंट फजी इनपुट एंड द रूल्स, ठीक है। करंट करने के लिए डीफजीफिकेशन आपका क्या करेगा कि उसको क्रिस्प आउटपुट में चेंज कर देगा। क्लियर है भाई, लास्ट स्टेप है ये आपका। तो ये आपके 4 जो है स्ट्रक्चर, ये आपको याद रखना है, 4 आपके होते हैं, रूल बेस, फजीफिकेशन, इन्फ्रेंस इंजन और आपका डीफजीफिकेशन। याद रख लेना भाई इन चारों चीज़ों को। अब हम बात करते हैं मेंबरशिप फंक्शन, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर 0 से बड़ा है या 1 से बड़ा है, 1 के बराबर है, क्या है, ठीक है। तो सपोर्ट होता है, आपका कोर होता है और आपका जो है बाउंड्री होता है। जो आपका 0 और 1 के बीच में लाई करता है बाउंड्री, आपका जो है 0 से बड़ा होगा तो आपका क्या होगा भाई, सपोर्ट होगा, और आपका 1 के बराबर होगा तो आपका कोर होगा, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्लासिकल एंड फजी सेट थ्योरी। अब हम फजी सेट की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं भाई। फजी सेट ऑलरेडी मैं आपको वैसे बता तो चुकी हूँ, ठीक है। हाँ जी, क्लासिफिकेशन फजी सेट थ्योरी। तो मैंने आपको बताया था कि सेट में, जैसे मैंने आपको लेके भी दिखाया था, तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर हो सकता है, स्टूडेंट हो सकते हैं, सिटीज हो सकती हैं, अपर केस लेटर हो सकते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ सेट की बात करें, फाइनाइट हो सकता है, एम्पटी हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, प्रॉपर सेट हो सकता है, यूनिवर्सल, सबसेट, सिंगलटन, इक्विवेलेंट और डिसजॉइंट। ये सब ऑलरेडी जो है वैसे मैथ्स में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो क्लासिकल वैसे अगर नहीं भी है तो मैथ्स में डिस्कस कर लेंगे, बाकी इसमें कुछ नहीं, सभी को पता है फाइनाइट सेट कौन सा होता है, एम्पटी कौन सा होता है, इनफाइनाइट कौन सा होता है, ठीक है। क्लासिकल सेट क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ सेट कलेक्ट द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इन द ग्रुप, द सेट विद द क्रिस्प बाउंड्रीज। क्रिस्प तो अभी जैसे आपने पढ़ा, बाउंड्रीज अभी आपको पता ही क्या है, ठीक है। क्लासिकल सेट इन एनी सेट सिंगल एंटिटी इज कॉल्ड एलिमेंट और मेंबर ऑफ द सेट, ठीक है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो आपको रोस्टर फॉर्म, ठीक है, 2 तरीके की आपकी फॉर्म होती है, एक होती है आपकी रोस्टर फॉर्म और सेकंड होती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, जो कि आप नॉर्मल जो है स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें आपका सेट का नेम एलिमेंट 1, आपका एलिमेंट 2, ये सब आ जाएगा। लाइक एग्जांपल नेचुरल नंबर 1 2 3 4 7, दैट्स इट, ठीक है। ये आपकी ब्रैकेट, करली ब्रैकेट्स और सेपरेट किया है कोमा से, ठीक है। ये आपकी रोस्टर या फिर आपकी टेबुलर फॉर्म है, ठीक है। क्वेश्चन आ भी सकता है। इसके बाद है बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म में आपका क्या है भाई, इस तरीके से ये आप दिखाई दे रहा है ये आपको, या फिर करली ब्रैकेट्स हैं, फिर आपका जो है 2 इज लेस देन इक्वल टू x, ठीक है। x जो है वो आपका इससे बड़ा और जो है 20 से छोटा होगा। समझ में, x की वैल्यू जो है वो 2 से बड़ी होगी, 2 के बराबर या 2 से बड़ी होगी, और 20 से छोटी होगी, और x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी रिप्रेजेंटेशन है और आपने इस तरीके से सेट बना दिया। तो ये जो है ये आपकी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। समझ में आ गया, समझ में आ गया भाई। अब हम कुछ ऑपरेशन जो है यहाँ पर करने जा रहे हैं, और सबसे पहला है आपका यूनियन ऑपरेशन, फिर आपका इंटरसेक्शन, फिर आपका डिफरेंस, फिर आपका कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन, ठीक है। तो यूनियन में क्या होता है, आपको जो है मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे देती हूँ।
ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको यूनियन का एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो यूनियन में क्या होता है कि सपोज ए यूनियन बी इसी तरीके से लिखते हैं, इसी तरीके से लिखते हैं, है ना। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि यूनियन में आप क्या लोगे, मैक्स ऑफ मी ऑफ ए एक्स, मी ऑफ बी एक्स, ठीक है। अब मैं इंटरसेक्शन की बात करूँ, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू मीन ऑफ मी ऑफ ए एक्स, म्यू ऑफ बी एक्स, ठीक है। मतलब अगर इंटरसेक्शन की बात हो रही है, ये तो आपका यूनियन है, अगर यूनियन की बात हो रही है तो मैक्सिमम वैल्यू लेगी, और इंटरसेक्शन की बात हो रही है तो मिनिमम। आप समझ रहे होगे कि मैडम क्या यूनियन क्या इंटरसेक्शन। अब हम देखते हैं, अब मैं थोड़ा एग्जांपल समझा देती हूँ, एग्जांपल से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाओगे। एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सपोज आपने लिया ए की वैल्यू है आपके पास x ऑफ 0.6, ठीक है। x1 है आपका 0.6, x2 है आपका 0.7, x3 है आपका 0.4, ठीक है। b में मैंने लिया x1 है आपका 0.3, x2 है आपका 0.2, x3 सॉरी हाँ, और x3 है आपका 0.5, बीच में कोमा भी आएगा भाई, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं यूनियन की बात करूँ, यूनियन में हम क्या लेते हैं, मैक्सिमम, कि मैक्स ऑफ मी ऑफ ए एक्स, मी ऑफ बी एक्स, इन दोनों x1 और x1, मतलब a का x1 और b का x1, इन दोनों में देखें कौन सा मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम कौन सा है भाई, x1 0.6 है, तो x1 मैंने क्या लिया है 0.6 लिया, ठीक है। समझ में आया भाई, मैक्सिमम लेते हैं किसका, a और b में से मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं भाई। x1 की सेम वैल्यू मैच करेंगे, तो मैच x1 में मैंने मैच किया तो 0.6 बढ़ाया 0.3, ऑब्वियसली 0.6 बढ़ाया तो मैंने 0.6 ले लिया। x2 में मैच करो 0.7 बढ़ाया तो अगेन मैंने क्या ले लिया 0.7, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैच करो, कौन सा बढ़ाया 0.5, तो मैंने x3 लिया 0.5, तो ये होगा आपका यूनियन निकालोगे। अगर मैं इसका इंटरसेक्शन निकालूं, इंटरसेक्शन में हम क्या लेते हैं, मिनिमम ऑफ मी ऑफ ए एक्स कोमा मी ऑफ बी, सॉरी बी यहाँ पे आएगा, एक्स यहाँ पे आएगा, तो मतलब इन दोनों में से देखेंगे कौन सा मिनिमम है। तो मैंने ये लिया x1 0.6, x1 0.3, कौन सा मिनिमम है, b, तो मैंने यहाँ पर लिया x1 ऑफ 0.3, फिर x2 में देखो क्या है आपका 0.2, और x3 में आपका क्या है 0.4, तो ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं यूनियन निकालती हूँ तो मैक्सिमम वैल्यू लेती हूँ, इंटरसेक्शन निकालती हूँ तो मिनिमम वैल्यू लेती हूँ। क्लियर है भाई, क्लियर है, ठीक है। अगर ऐसे ही आपसे कॉम्प्लीमेंट की बात कर ले, कॉम्प्लीमेंट बोले तो भाई अगर आपको दे रखा है a ऑफ c, इस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ठीक है। तो जब आप म्यू ऑफ a का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो आप क्या करोगे 1 माइनस म्यू ऑफ a x, ठीक है। कि सपोज अगर आपका 0.7 है तो आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी आपको 0.3, ठीक है। समझ में आया, अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, म्यू ऑफ x की वैल्यू 0.7 है तो आपको कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा 0.3, ठीक है। समझ में आया भाई, समझ में आया, ठीक है। देखो फिर से एक एग्जाम्पल ले लो, भाई। सपोज जो है सेम आप ले लेते हो x1 0.6, x ऑफ 2 0.7, x ऑफ 3 0.4, a इज इक्वल टू, ठीक है। म्यू ऑफ a डैश मैं निकालूं, क्या आ जाएगा, 1 में से माइनस कर दो, x1 0.4, x2 0.3 और x3 हो जाएगा आपका 0.6, ठीक है। क्लियर है भाई, क्लियर है। तो इस तरीके से जो आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना आया तो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर से आप समझ पा रहे हो, प्रोडक्ट से आप समझ पा रहे हो कि दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे हम म्यू ऑफ ए एक्स इंटू म्यू ऑफ बी एक्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्लियर है भाई, क्लियर है। अब देखो इंटरसेक्शन कर दिया, डिफरेंस में क्या करेंगे,
ए माइनस बी करेंगे, ए माइनस बी करेंगे भाई, डिफरेंस में क्या करेंगे, ए माइनस बी सेट को करेंगे भाई, ए आपने लिया बी आपने लिया, उनको क्या कर देंगे, माइनस करवा देंगे, ठीक है। तो कैसे होगा, एक्स, एक्स बिलोंग टू ए, जो आपका एक्स जो है वो आपका ए में बिलोंग होना चाहिए लेकिन बी में नहीं होना चाहिए, समझ में आया, मतलब आपका एक्स जो है वो ए में बिलोंग होना चाहिए लेकिन बी में नहीं होना चाहिए, तभी आप निकालोगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो ये थे आपके कुछ। अब मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करती हूँ। अब हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो कम्यूटेटिव आपको पता ही है। कम्यूटेटिव क्या है, अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो बी इंटरसेक्शन ए होगा, ठीक है। ए प्लस बी है तो बी प्लस ए, है ना। एसोसिएटिव में क्या है, 3 का लेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना। मतलब अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लूँ तो आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होगा। फिर ऐसे ही अगर यूनियन की बात करें तो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, एसोसिएटिव। जस्ट ये सब आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है। आइडेम्पिडोनेंट में अगर आप ए का इंटरसेक्शन लेते हो आपको ए ही मिलेगा, आइडेम्पिडोनेंट, ठीक है। अबजोर्शन मतलब अबजोर करवा रहा है, ठीक है, वैल्यूज। तो भाई अगर आपने ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी लिया है तो आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव आपको पता ही है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिया है तो आपको क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। आइडेंटिटी में आपको जो है आइडेंटिटी वैल्यू मिलती है। ट्रांजिटिव में आपको जो है प्रॉपर्टी फाइनाइट ए बी एंड सी, ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या जाएगी। इन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी में आपका अगर आप 2 बार कॉम्प्लीमेंट करते तो आपको ए ही मिलेगा। डी मॉर्गन थ्योरम तो आप सभी को पता ही है, बिल्कुल आप पढ़ते आ रहे हैं कि अगर मैंने ए इंटरसेक्शन बी लिया है, होल है, तो भाई ए का ये, फिर जो है आपका ये आपका साइन चेंज हो जाएगा और बी का हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही इसको यूनियन लेती हूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर है भाई। तो ये आप फजी सेट तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, ठीक है। तो ये आपको, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, म्यू ए हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करवाते हैं। मैं आपको ये बता चुकी हूँ यूनियन में हम मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, ठीक है। मैं आपको सब समझा चुकी हूँ इस तरीके से। ये अगर आप यूनियन लोगे तो इन दोनों का लगाओगे और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको लोगे, हम कर चुके हैं, ठीक है। क्योंकि अकॉर्डिंग दिस मैं ऑलरेडी बता, देखो यहाँ पर इसने बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग में समझा हुआ है, लेकिन आप समझ गए हो क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ते आए हो। तो देखो मैंने यहाँ पर जो है x1 म्यू ए का म्यू बी का x1 जो है दोनों को कंपेयर किया, 0.6 को 0.1 को, और यहाँ पे हम मैक्सिमम देखेंगे तो मैक्सिमम कौन सा है, 0.6, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है 0.6 को लिया है, ठीक है। तो ऐसे ही अगेन जो है सेकंड वाले में चेक करेंगे, थर्ड वाले में करेंगे, फोर्थ वाले में करेंगे, और आप आराम से जो है इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर यूनियन है बस ये याद रखना मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, इंटरसेक्शन है तो मिनिमम लेनी है। क्लियर है भाई। तो मिनिमम ले लोगे, हम कर चुके हैं इसलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ। फिर थर्ड आपको कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 1 माइनस करते हैं, माइनस करवाते हैं। तो भाई अगर यहाँ पे देखो 0.3 है तो 1 से माइनस करेंगे तो 0.7, 0.8 है तो 2 हो जाएगा, 5 है तो 0.5 हो जाएगा, 1 है तो 9 हो जाएगा, ठीक है। 1 1 1 माइनस कर देंगे। अब देखो डिफरेंस देख लो, क्लासिकल सेट थ्योरी और फजी सेट थ्योरी में दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो थ्योरी इज द क्लास ऑफ दोज सेट हैविंग शार्प बाउंड्रीज, इसमें क्या होंगी, शार्प होंगी। यहाँ पे जो आपकी थ्योरी इज द क्लास ऑफ दोज सेट हैविंग अनशार्प बाउंड्रीज, अनशार्प होंगी। द सेट ऑफ थ्योरी जो है या तो एग्जैक्ट बाउंड्रीज होंगी, तो 0 होगी या फिर 1 होगी। जस्ट अभी हम इसमें जो आपकी एम्बिग्यूअस है, मतलब बाउंड्रीज हैं लेकिन काफ़ी सारी हैं, ठीक है। इस सेट देयर इज नो अनसर्टेनिटी, यहाँ पर कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, जो रिजल्ट है वो फाइनल है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपकी अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करेगी, बाउंड्रीज लोकेशन ऑफ सेट। यहाँ पे जो है वाइडली यूज्ड इन डिजाइन ऑफ डिजिटल सिस्टम, यहाँ पे जो है आप मेनली यूज करोगे फजी कंट्रोलर्स को, ठीक है। एप्लीकेशंस देख लो भाई। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, बिजनेस में यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग सपोर्ट सिस्टम के लिए, ऑटोमेटिव सिस्टम में यूज़ किया जाता है, डिफेंस एरिया में हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। पैटर्न रिकॉग्निशन क्लासिफिकेशन में हम यूज़ करते हैं। फजी लॉजिक सिस्टम इज ऑल्सो यूज फॉर सिक्योरिटीज। माइक्रोवेव ओवन में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। कुकिंग स्ट्रेटजी में द टेक्निक इज ऑल्सो यूज फॉर एरिया ऑफ मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम।
फिनेंस में हम इसका यूज़ करते हैं, इट इज़ कंट्रोलिंग द ब्रेक, ठीक है। इंडस्ट्री ऑफ केमिकल्स में यूज़ किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है, वैक्यूम क्लीनर्स और टाइमिंग ऑफ वॉशिंग मशीन में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट टाइम लगाते हैं ना कि 15 मिनट में कपड़े जो है धुल ही जाएंगे, कोई जो उसका टाइम जो है बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, फिर उतना ही रख सकते हैं, तो एक तरीके से अप्रॉक्सीमेशन लगा रखा है कि इतनी देर में हो जाएगा, ठीक है। ऑल्सो यूज फॉर हीटर, एयर कंडीशनर होता है, मतलब सब में जो है फिक्स कर रखा है ना, तो वही चीज़ें हैं। उसके बाद एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, दोनों देख लेते हैं, ठीक है। फिर आपका जो है फजी खत्म हो जाएगा और फिर पढ़ेंगे जेनेटिक। तो एडवांटेज क्या है, द मैथोलॉजी ऑफ दिस कंसेप्ट वर्क सिमिलरली एज द ह्यूमन रीजनिंग, ठीक है। इजिली अंडरस्टैंडेबल द स्ट्रक्चर ऑफ फजी लॉजिक। आप पढ़िए, मैं एक बार पानी पी के आती हूँ, पढ़िए इसको यहाँ से। ठीक है, तो क्या है, ह्यूमन रीजनिंग के कंसेप्ट पे जो है वर्क करता है। सेकंड जो है आपका अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर ऑफ फजी लॉजिक। थर्ड जो है आपका डज नॉट नीड अ लार्ज मेमोरी। लार्ज मेमोरी की यहाँ पर जरूरत नहीं होती बिकॉज एल्गोरिथम कैन बी इजिली डिस्क्राइब द फ्यूअर डेटा, है ना। It is widely used for all fields of life and easily provide effective solution to the problem which have high complexity. This concept is based on the set theory of mathematics, so that's why it is simple. ठीक है, it allow user for controlling the control machine and consumer product. The development time of fuzzy logic is short as compared to the conventional method. Due to its flexibility, any user can easily add and delete rules in the FLS system. ठीक है, अब डिसएडवांटेज की अगर बात की जाए, पहला है रन टाइम ऑफ फजी लॉजिक सिस्टम इज स्लो एंड टेक अ लॉन्ग टाइम टू प्रोड्यूस आउटपुट। जो रन टाइम जो है आपका फजी स्लो है और इसका जो टाइम लॉन्ग टाइम जो है प्रोड्यूस कर रहा है आउटपुट करने में। यूजर कैन अंडरस्टैंड इट इजीली इफ दे आर सिंपल। अगर सिंपल है तो इजीली अंडरस्टैंड, लेकिन कॉम्प्लेक्स है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय द फजी लॉजिक सिस्टम आर नॉट ऑलवेज एक्यूरेट. Many researchers give various ways of solving a given statement using the technique which leads to ambiguity. Fuzzy logic are not suitable for those problems that are unique, require high accuracy. The system of fuzzy logic need a lot of testing, verification and validation. फिर lot of testing और verification से जो है इसको करना है, इस वजह से जो है इसको ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में आपको वैसे तो ऑलरेडी एक तरीके से बता चुके कि क्या होता है, बाकी जो है हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, डोंट वरी, उसको नहीं छोड़ेंगे। और अभी जो हम लास्ट जो हमारा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका जेनेटिक एल्गोरिथम, ठीक है। तो जेनेटिक एल्गोरिथम मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक तरीके से प्रेडिक्ट करना है आपको, एक तरीके से ह्यूरिस्टिक सर्च है कि भाई आप उसको एक तरीके से फ्यूचर में मतलब आप उसको यूज़ करें, मतलब फ्यूचर वो करके, है ना। तो सर्च ह्यूरिस्टिक बेस्ड है, इंस्पायर्ड बाय चार्ल्स ड्रेवन थ्योरी। ये जो इंस्पायर किससे है, चार्ल्स ड्रेवन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ऑफ न्यूरल इवोल्यूशन। दिस एल्गोरिथम रिफ्लेक्ट द प्रोसेस ऑफ न्यूरल सिलेक्शन. Fittest individual are selected for reproduction in order to produce offspring of next generation. Genetic algorithm are a class of search algorithm designed on the neural solution process. Genetic algorithm are based on the principle of survival of the fittest. अब आप बार बार सोच रहे हो कि फिटेस्ट वर्ड आ रहा है, फिटेस्ट वर्ड आ रहा है, क्या है ये फिटेस्ट, पढ़ेंगे, डोंट वरी, पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो फिटेस्ट है उसके ऊपर बेस्ड रहता है। जेनेटिक एल्गोरिथम मेथड इंस्पायर्ड इन द वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। पर्टिकुलर द इवोल्यूशन ऑफ थ्योरीज चार्ल्स डार्विन is taken as the basis of working John Holland introduced at the genetic algorithm in 1975, ठीक है। तो जॉन हॉलैंड ने जो है इंट्रोड्यूस किया था जेनेटिक एल्गोरिथम को 1975 में, ठीक है। दे नीड द गिवन कंपोनेंट्स। तो प्रोसेस ऑफ कोडिंग सॉल्यूशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ क्रोमोसोम्स। अब आप सोचोगे क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जीन्स क्या होते हैं, पॉपुलेशंस क्या होती है, सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, डोंट वरी, पढ़ेंगे भाई, पढ़ेंगे, ठीक है। तो एन इवोल्यूशन फंक्शन, अब आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, अब ये पर समझ में नहीं आएंगी, कंपोनेंट देखने से पहले अब ये समझ लो भाई, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा जीन्स के ऊपर ही बेस्ड होता है, किसके ऊपर बेस्ड है, जीन्स के ऊपर, ठीक है। अब देखो अगर ये सिंगल जीरो है तो ये आपका क्या है, जीन्स है, ठीक है। अब ये पूरी एक तरीके से पूरी स्ट्रिंग है, 0 1 1 0 इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो पूरा है, ये जो पूरा है, ये आपका क्या है, क्रोमोसोम,
क्रोमोसम, ये आपका क्या है, क्रोमोसम, ठीक है। मतलब एक सिंगल की बात करें तो जीन्स की बात कर रहे हैं, अगर ये पूरा इसके अंदर है तो हम इसकी बात करें क्रोमोसोम की, ठीक है। लेकिन जब हम इसमें मल्टीपल क्रोमोसोम को एक उसके अंदर डाल दे तो ये आपका क्या बन जाएगा, पॉपुलेशन बन जाएगा। समझ में आया? मैंने A1 A2 A3 A4 को इन सबको मैंने कंबाइन कर दिया तो ये आपका क्या बन गया, पॉपुलेशन बन गया। समझ में आया? जीन्स क्या है, क्रोमोसोम क्या है और आपका पॉपुलेशन क्या है। आई होप समझ में आ गया होगा, तीनों टर्म समझ में आ गई होंगी। अब आपको ये पॉइंट समझने में मजा आ जाएगा, पढ़ने में मजा आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ कोडिंग सॉल्यूशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ, मतलब ये क्या है, ये प्रोसेस है, क्या है, कोडिंग सॉल्यूशन है जो क्रोमोसोम की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। समझ में आया ना? ये क्या है, क्रोमोसोम, ठीक है। तो इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। क्लियर है अभी? An evolution function that recover a rather rating for each chromosome given to it. Operators that may be implemented to parent when they reproduce to alter their genetic composition. The standard operator are mutation and crossover. अब सोचो यार म्यूटेशन क्या है, क्रॉसओवर क्या है, सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे, डोंट वरी, सब कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ऑपरेटर्स दैट मे बी इम्प्लीमेंटेड टू पेरेंट व्हेन दे reproduce to modify their genetic composition. The standard operator mutation and crossover पढ़ेंगे भाई, म्यूटेशन पढ़ेंगे, क्रॉसओवर पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं और बहुत ही अच्छी हैं और आसान भी हैं, ठीक है। अब देखो डिफरेंस क्या है जेनेटिक और ट्रेडिशनल के अंदर। ट्रेडिशनल जो होती है वो क्या है, सेलेक्ट द नेक्स्ट पॉइंट टू द सीरीज बाय डिटर्मिनिस्टिक कंप्यूटेशन। भी सीरीज आप करते हो, नेक्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट करते हो तो डिटर्मिनिस्टिक कंप्यूटेशन, ठीक है। यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉपुलेशन को बाय कंप्यूटेशन विच यूटिलाइज रैंडम नंबर ऑफ जनरेटर, यहाँ पर हम रैंडम नंबर्स ऑफ लेकर जो है इसको जनरेट करवाते हैं। ये जो है इट क्रिएट इंडिविजुअल पॉइंट एट इच इटरेशन, द सीक्वेंस ऑफ पॉइंट अप्रोचेज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, it create a population of point at every iteration, the best point in the population approach at optimal solution, ठीक है। इसका एडवांसमेंट क्या है, एडवांसमेंट इन इच इटरेशन इज प्रॉब्लम स्पेसिफिक, यहाँ पे जो है कॉन्करेंस इन इच इटरेशन इज प्रॉब्लम इंडिपेंडेंट। एप्लीकेशन जेनेटिक एल्गोरिथम इन रोबोटिस्टिक में हम इसका यूज करते हैं और जो है फिनेंशियल प्रॉब्लम में यूज करते हैं। तो रोबोटिस्टिक जो है वो आपका वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्ड फील्ड इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री टुडे, क्योंकि भाई आजकल जो काम चल रहा है वो आपका इसी के ऊपर तो चल रहा है। याद आया भाई कुछ? अगर AI याद आ गया है, फिफ्थ जनरेशन याद आ गया है, तो भाई क्या है, मशीन को इंटेलिजेंस बनाना। तो जेनेटिक एल्गोरिथम को कहाँ, और रोबोटिस्टिक, इट इज यूज फॉर वेरियस इंडस्ट्री इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी। इसको जो है उन इंडस्ट्रीज में यूज किया जा रहा है जहां पर आप प्रॉफिट कमा सकते हो, एफिशिएंसी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो, ठीक है। एज द एनवायरमेंट इन विच रोबोट वर्क विद द टाइम चेंज, इट बिकम वेरी टफ ऑफ डेवलपर to figure out each possible behavior of robot in order to cope with the changes. This is the place where the genetic algorithm plays at a vital role, ठीक है। Hence, a suitable method is required which will lead the robot to its objective and will make to adaptive to new situation as it encountered them, ठीक है। Genetic algorithm are adaptive, such technique that are used to learn high performance knowledge structure, ठीक है। Genetic algorithm क्या होते हैं? ये एक मॉडल है जो टैक्टिकल असिस्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटरनेशनल इक्विटी मैथोलॉजी हैव बीन एनहेंस्ड विद यूज ऑफ केस। जेनेटिक एल्गोरिथम एक्सट्रीमली एफिशिएंट फॉर फाइनेंशियल मॉडलिंग एप्लीकेशन एज दे आर ड्रिवन बाय एडजस्टमेंट दैट कैन बी यूज टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर रहा है। प्रिडिक्शन तो आप लगा ही रहे हो, एंड रिटर्न ओवर द बेंचमार्क सेट, ठीक है। इन एडिशन दिस मेथड आर रोबस्ट, greater range of extension and constraint which may not be accommodate in traditional technique। मतलब मेन आपको याद रखना है कि हम यूज करते हैं फिनेंशियल में और आपका रोबोस्टिक में, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मेन जो है जेनेटिक एल्गोरिथम के 5 फेजेस हैं। आपको याद रखना, क्वेश्चन आता है कि जेनेटिक एल्गोरिथम में कितने फेजेस होते हैं, तो 5 फेजेस होते हैं। पहला इनिशियल, सेकेंड है फिटनेस, थर्ड है आपका सिलेक्शन, फोर्थ है क्रॉसओवर और फिफ्थ है आपका म्यूटेशन। तो 5 फेजेस होते हैं, इनिशियल, फिटनेस, सिलेक्शन, क्रॉसओवर और आपका म्यूटेशन। तो सबसे पहले आपका इनिशियल पॉपुलेशन। इनिशियल पॉपुलेशन की मैं बात करूँ तो इनिशियल पॉपुलेशन जो है आपका प्रोसेस, मतलब बिल्कुल फर्स्ट स्टेप है आपका, ये बिगिंस विद द सेट ऑफ इंडिविजुअल विच इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन आपको बता ही दिया कि क्या है, किस तरीके से है, ठीक है। इच इंडिविजुअल इज सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम यू वांट टू सॉल्व। पहले आप जो है इंडिविजुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, फिर जो है उसको ग्रुप में करोगे। एंड इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेट ऑफ पैरामीटर नोन एज, जो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज 0, इसको कॉल्ड जीन्स, और अगर वो स्ट्रिंग बन जाती है जैसे इस तरीके से तो हम कहेंगे क्रोमोसोम, ठीक है।
In genetic algorithm, the set of genes of an individual is represented using a string in term of alphabet. Using binary value are used 1 और 0, ठीक है, तो अल्फाबेट या फिर 1 और 0. वी से एनकोड द जीन्स इन क्रोमोसोम, ठीक है, ये तरीके से समझ में आ गया. ये आपका पर्टिकुलर सिंगल है तो जीन्स है, पूरा स्ट्रिंग में है तो क्रोमोसोम है, और ये आपका ग्रुप में है तो आपका पॉपुलेशन है. तो आई होप आपको पॉपुलेशन, जीन्स और क्रोमोसोम में कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी. अब देखो फिटनेस फंक्शन क्या है. फिटनेस फंक्शन, तो फिटनेस फंक्शन इज डिटरमाइन हाउ फिट एन इंडिविजुअल, कि आपका जो एल्गोरिथम है वो कितना फिट है. सपोज जो है ए को यहाँ से जाने में, बी को यहाँ से जाने में, सी को यहाँ से, सी को, डी को यहाँ से, ई को यहाँ से, फिर इसको यहाँ तक जाने में इतना टाइम लग रहा है, उसको वहाँ तक जाने में इतना टाइम लग रहा है. जिसको सबसे कम टाइम लगेगा वही तो आपका फिटनेस स्कोर होगा कि भाई ये सबसे बेस्ट मेथड है. तो हम इसमें वही लेते हैं कि कौन सा सबसे फिट बैठ रहा है, कौन सा सबसे बेस्ट है, तो वो आपका फिटनेस फंक्शन में आ जाएगा. क्लियर है भाई. तो फिटनेस फंक्शन, हाउ फिट एन इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल टू कम्पीट with other individual, it give fitness score to each individual. The probability that an individual will be selected for reproduction is based on fitness score. ठीक है. अगर मैं सिलेक्शन की बात करूँ, द आइडिया ऑफ सिलेक्शन फीचर्स इज टू सेलेक्ट द फिटेस्ट इंडिविजुअल एंड लेट देम पास देयर जीन्स टू नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है. सिलेक्शन में हम कैसे करवा रहे हैं कि हम जो है क्या कर रहे हैं, पहले द आइडिया ऑफ सिलेक्शन फेज इज द सिलेक्ट द फिटेस्ट, मतलब अपने सबसे फिटेस्ट इंडिविजुअल को, मतलब फिटेस्ट उसको फाइंड आउट कर लिया कि भाई सबसे बेस्ट है. लेट द, हम उसको पास करेंगे नेक्स्ट जनरेशन में, नेक्स्ट जीन्स टू नेक्स्ट जनरेशन. Two pairs of individual parents are selected based on their fitness score. Individual with high fitness have more chance to be select reproduction. मतलब जिसका हाई फिटनेस स्कोर होगा उसका चांस होगा ना रिप्रोडक्शन के लिए. ठीक है. तो ये आपका सिलेक्शन में आ जाएगा. उसके बाद आता है आपका क्रॉस ओवर पॉइंट. ठीक है. ठीक है. तो क्रॉस ओवर क्या है आपका, क्रॉस ओवर देखो, क्रॉस ओवर इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन अ जेनेटिक एल्गोरिथम, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज है किसका, जेनेटिक एल्गोरिथम का. फॉर इच पेयर ऑफ पेरेंट्स टू बी मेटेड अ क्रॉस ओवर पॉइंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम विद इन द जीन्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द क्रॉस ओवर पॉइंट टू बी. अब देखो, अब आपको यहाँ से मैं अब अच्छे से समझाती हूँ, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ पाओगे. क्रॉस ओवर में क्या होता है कि सपोज आपके पास 2 क्रोमोसोम है. ठीक है. तो रैंडमली जो है आपने इसको यहाँ से इस तरीके से कट कर लिया. ठीक है. आपने इसको यहाँ से इस तरीके से कट कर लिया. आप क्या करोगे भाई, ये है 0 0 0. ठीक है. ये है 1 1 1 1 2 3. ठीक है. अब जब इसको देखो, मैंने यहाँ से इसको इस तरीके से देखो, यहाँ 3 है और यहाँ पे है आपके, यहाँ पे 3, मतलब ये, मतलब थोड़ी आगे पीछे लिखी है इसलिए है ये 3 3 पे दी. ठीक है. 6 इसमें थी, 6 इसमें थी. ठीक है. अब मैंने क्या किया, इसको उठा के यहाँ कर दिया. ठीक है. समझ में आया. इसको यहाँ के यहाँ रख दिया और ये आगे वाला एज इट इज रहा. तो मैंने क्या किया, 0 0 0 और ये 1 1 आपके यहाँ आ गए, 1 1 1. ठीक है. और मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने यहाँ कर दिया, या फिर इसको यहाँ पे कर दो, इसको यहाँ पे कर दो. तो 1 1 1 और आपका 0 0 और 0, मतलब क्रॉस ओवर, मतलब ये यहाँ पे आ गया, वो वहाँ पे आ गया. समझ में आया. एक तो था ये आपका है सिंगल पॉइंट, आपका सिंगल पॉइंट आपने जो है यहाँ पे सिंगल आपने जो है क्रॉस किया है, सिंगल आपने क्रॉस किया है. इसको हम क्या कहेंगे, सिंगल आपने किया है तो इसको सिंगल क्रॉस ओवर पॉइंट कहेंगे. क्या कहोगे, सिंगल क्रॉस ओवर. अगर आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, सपोज आपने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. अब 2 पॉइंट क्रॉस ओवर, 2 पॉइंट क्रॉस ओवर आ सकता है भाई क्वेश्चन. 2 पॉइंट क्रॉस ओवर. ठीक है. 2 पॉइंट में क्या होगा, ध्यान से देखना, ये 0 है, ये सबको 0 0, ये ऊपर वाले सारे 0 0 हैं. 1 2 3 4 5 6, 1 1 1 1 1
1, ठीक है, ये है। अब मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो एक सेकेंड, मैंने इसको एक यहाँ से डिवाइड कर दिया और एक मैंने इसको यहाँ से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब क्या करोगे, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला आपका सेम रहेगा, बस जो बीच वाली टर्म्स है ना उसको इंटरचेंज कर दोगे, बीच वाली टर्म्स को इंटरचेंज कर देंगे। कैसे, 0 0 1 1 आपका यहाँ आ जाएगा और पीछे आपका 0 और 0 ही रहेगा, यहाँ पे आपका 1 1 ही रहेगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा और पीछे आपका 1 1 ही रहेगा। समझ में आया। 2 पॉइंट्स में हम क्या करेंगे, सिर्फ जो बीच वाली वैल्यूज हैं उनको इंटरचेंज कर देंगे आपस में और बाकी आगे और पीछे की आपकी बिल्कुल सेम रहेंगी। तो सिंगल क्रॉस ओवर आपने देखा, 2 पॉइंट देख लिया। अब देखो मल्टी पॉइंट, सपोज एक से ज्यादा अगर मल्टी पॉइंट्स कर रखे तो क्या होगा, सपोज देखो, सपोज जो है इसी में मैं बता देती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 मल्टी हो गए, ठीक है। तो मल्टी में क्या करते हैं, ऑल्टरनेट जो है हम क्या कर देंगे, वैल्यू को एक्सचेंज कर देंगे, ऑल्टरनेट पे वैल्यू को एक्सचेंज कर देंगे। जैसे 1 यहाँ पे नीचे आ जाएगा 0, मतलब ऑल्टरनेट कर देना, इसको यहाँ कर दे, इसको यहाँ, आगे वाली सेम रहेगी 0 और 1, ठीक है। फिर इसको चेंज कर देंगे 1 और 0, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है आपका 0 है, ये आपका सेम रहेगा 0 और 1, ठीक है। फिर देखो इसको चेंज कर देंगे 1 और 0, ठीक है, और पीछे वाला आपका सेम रहेगा 0 और 1, ठीक है। मतलब इसमें ऑल्टरनेट नहीं, एक यहाँ था एक यहाँ था, ये आपका चेंज होगा, ये आपका चेंज नहीं होगा, ये 2 है भाई, यहाँ पे दो में है ना, तो डबल 1 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे डबल 1 ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे डबल 0 आएगा, ठीक है। समझ में आया। फिर से समझा देती हूँ भाई, खिचड़ी पक गई है। 1 2 3 4 5 6, ये देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मल्टी की बात हो रही है, मैंने एक यहां से कट किया, एक मैंने यहां से कट किया, ठीक है, एक मैंने यहां से कट किया, तो 3 मैंने, तो मल्टी हो गया, ठीक है। मल्टी में ऑल्टरनेट पे करते हैं, तो यहाँ पे देखो पहले इसको इंटरचेंज कर दो, तो 1 ऊपर 0 नीचे, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट वाला आपका सेम रहेगा 0 और 1, ठीक है। अब देखो, अब डबल 1 ऊपर चला जाएगा, डबल 0 नीचे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कट है भाई, इन दोनों के बीच में कट नहीं है, इसलिए दोनों। अब देखो नेक्स्ट वाला, अब ये वाला चेंज हो गया है, ये वाला चेंज हो गया है, तो नेक्स्ट वाला आपका चेंज नहीं होगा, दैट इज 0 0 और 1 और 1, ठीक है। इस तरीके से अगर एक और यहाँ पे होता, तो जो है आपका ये वाला चेंज नहीं होता, नेक्स्ट वाला चेंज हो जाता, तो ऑल्टरनेट चेंज कर देते, ठीक है। तो आई होप आपको सिंगल पॉइंट, मल्टी पॉइंट, 2 पॉइंट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, इस स्ट्रिंग को मैंने आफ्टर जो है इस तरीके से इसको इधर इसको उधर कर दिया, ठीक है। अब देखो लास्ट है हमारा म्यूटेशन बहुत ही ज्यादा आसान है। म्यूटेशन में हम क्या करते हैं, म्यूटेशन में हम रेंडमली सिलेक्ट करते हैं, क्या सिलेक्ट करते हैं, रेंडमली वैल्यूज को सिलेक्ट करते हैं। सर्टेन न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड, सम ऑफ देयर जीन्स कैन बी सब्जेक्टेड टू म्यूटेशन, ठीक है। क्या आ गया भाई, ठीक है। तो म्यूटेशन में क्या करते हैं, ऑल्टर मतलब रेंडमली सिलेक्ट करवाते हैं, रेंडमली, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड देयर जीन्स कैन बी सब्जेक्टेड टू म्यूटेशन, ठीक है। सपोज जो है देखो आपके पास ये था, तो मैंने जो है इसको चूज कर लिया और मैंने इसको चूज कर लिया, मतलब इन दोनों को चूज कर दिया, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, रैंडमली, मतलब मैं ये नहीं कह रही, रैंडमली मैंने इन दोनों को चूज कर लिया, आप किसी को भी चूज कर सकते, कोई फिक्स नहीं कि भाई यही चूज करनी है। तो 0 आपके जो है यहाँ पर आ जाएगी और 1 आपका जो है यहाँ पे चला जाएगा, तो ये जो आपका आफ्टर म्यूटेशन बनेगा। तो यहाँ पर जो हम रैंडमली जो है चूज करते हैं, तो यहाँ पर रैंडमली जैसे प्रोबेबिलिटी होती है वैसे ही, ठीक है। तो सब्जेक्टेड टू म्यूटेशन विद लो रैंडम प्रोबेबिलिटी, ठीक है, क्लियर है अभी।
एडवांटेज देख लो, डिसएडवांटेज देख लो, फिर जो है आपका ये खत्म हो जाएगा। तो एडवांटेज ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम देखें तो जेनेटिक एल्गोरिथम जो है इजी टू अंडरस्टैंड है, जेनेटिक सपोर्ट करता है मल्टी ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन को। जेनेटिक एल्गोरिथम सुटेबल है फॉर नॉइजी एनवायरनमेंट, ठीक है। जेनेटिक एल्गोरिथम इज रोबस्ट विद रिस्पेक्ट टू लोकल मिनी मैक्सिमा। जेनेटिक एल्गोरिथम यूटिलाइज प्रोबेबिलिस्टिक ट्रांजिशन रूल। जेनेटिक एल्गोरिथम यूटिलाइज पे ऑफ इंफॉर्मेशन नॉट डेरिवेटिव्स। जेनेटिक एल्गोरिथम वर्क एज वेल मिक्स डिस्क्रीट फंक्शन। सब कुछ पड़ा हुआ है भाई। नॉइजी एनवायरनमेंट में अगर नॉइजी भी आ रहा है तो वो ये अपने आप जो है वो कर लेता है, क्योंकि इसके अंदर मतलब ये माइंड लगा रहा है ना, माइंड यूज कर रहा है, ठीक है। लिमिटेशन की बात करें तो पहला है आपका फर्स्ट ऑफ significant consideration or in making genetic algorithm, it characterizes representation of the problem. The language used to determine candidate solution must be robust, ठीक है। It must be able to enter random changes such that total error don't mistake, ठीक है, fatal error don't mistake. One significant obstacle of genetic algorithm in coding of the fitness function so that a higher fitness can be achieved and better solution for the problem are produced, ठीक है। रॉन्ग डिसीजन, अगर आपने फिट टेस्ट अगर आपने गलत चूज कर लिया, भैया हमने स्टार्टिंग में फिट टेस्ट किया, उसके बाद ही हम क्या करवाते सिलेक्शन में जा रहे थे, ठीक है। अगर आपने बेटर सोल्यूशन किया है, मतलब फिट टेस्ट अगर आपने सही अचीव किया है तो बेटर सोल्यूशन होगा। अगर आपने रॉन्ग डिसीजन ले लिया, अगर आपने फिटनेस अगर आपने गलत चूज कर लिया, फिटनेस जो फंक्शन था, तो फिर जो आपका आउटपुट है वो भी आपको जो है रॉन्ग सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि हमने पढ़ा है, सेम वैसे ही है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप सारी चीज़ें 1 by 1 करके सारी चीज़ें अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो आई होप आपको जो है ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ जो आपका सॉफ्ट कंप्यूटिंग वाला जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है। सॉफ्ट कंप्यूटिंग कंप्लीट हो गया, और आई थिंक तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए भाई, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट वहीं पर मिलती रहे, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।